सिलेंडर का क्राइसिस तो बहुत छोटा क्राइसिस है। आने वाले समय में बट आप ब्लैक कलर और इतने मॉडर्न मतलब लगता ही नहीं है ना कि मतलब काली के साधक क्या पहनेंगे और काल भैरव के उपासक क्या पहनेंगे कि 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 में प्लेन नहीं लेना है, फ्लाइट टिकटें अपनी कैंसिल कर दो। 28 को पहला क्रैश अजीत पवार जी, 29 को दूसरा क्रैश। शेयर मार्केट के लिए कैसा दिख रहा है 2026 आपको? बर्बाद 2026 बर्बाद है शेयर मार्केट के हिसाब से। अचानक फेक न्यूज आने से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, लेकिन क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? मैं तो कहता हूँ अखंड भारत बनाना है। अच्छा, किसी देश के ऊपर तंत्र किया जा सकता है? आचार्य हाँ, जी? किया जा सकता है, किया जा सकता है। स्तंभन किया जा सकता है। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या डिसीजन सबसे पहले लेंगे? मैं सबसे पहले पाकिस्तान को, पीओके को और बांग्लादेश को। क्या इजराइल अकेले इतने बड़े युद्ध को संभाल पाएगा? अकेले कहाँ संभाल रहा है, 44 देश तो लड़ ही रहे हैं साथ में मिलकर के। ये अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरह से कूदेगा? पूरी तरह से कूदना पड़ेगा, नहीं कूदेगा लोग उसको कूदवा देंगे। खामेनेई अभी मतलब जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन टाइगर लोग इसका जिंदा है। शोक मना रहे हैं। लोग शोक मना रहे हैं, शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आक्रोश मन में है कि आपके ऊपर हमला हुआ है। कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस खास पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये पॉडकास्ट ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, मतलब बहुत धमाकेदार। इसमें हम सारी बातें वो करेंगे जो फैक्ट होंगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आज हम उनसे इतने सारे सवाल करने वाले हैं जो सवाल मतलब कई सवालों में हो सकता है वो खुश हो जाए, कई सवालों में हो सकता है कि थोड़ा बहुत उन्हें बुरा भी लगे। लेकिन आज अपने पॉडकास्ट में ना मैं बिल्कुल क्लियर बात करने वाली हूँ कि आखिर जो कुछ उन्हें लेकर चल रहा है वो क्यों चल रहा है और यहाँ तक बात पहुंची तो पहुंची कैसे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल होने वाले और हर जगह पर आपको दिखने वाले मेहमान को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। देर नहीं कराती हूँ, मुलाकात कराती हूँ। मेरे साथ हैं सुमित आचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए कंचन जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल भगवान की कृपा से एकदम बढ़िया हूँ। और जिस तरह से मैं इस वक्त देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर तो शराब पूरी तरह से छाए हुए हैं और लगातार हमने देखा कि आपकी बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो हमने सटीक बैठती हुई देखी हैं, होता हुआ देखा है। कई सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी जिस पर आपको बहुत ट्रोल भी किया गया। सबसे पहले मैं इसी से शुरू करूँगी कि हम इस वक्त देख रहे हैं जो हालात हैं वो मतलब अलग ही नज़र आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच में जो हम वॉर देख रहे हैं। मैं इस पर आपसे एक सटीक आंसर चाहती हूँ कि क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत जो है इस पूरे युद्ध में कूदेगा? 2025 को याद करिए, जनवरी 6 जनवरी 2025 को मैंने 2026 के लिए प्रेडिक्शंस लॉन्च किए थे। उसमें मैंने ये बकायदा न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा के लिखवा दिया था कि 28 जनवरी से पहले पहले जनवरी 2026 में देखिएगा कि अमेरिका में युद्ध होगा और लगातार चलने वाला है। वो युद्ध शुरू होता है 3 जनवरी 2026। वेनेजुएला के ऊपर अचानक से शांत बैठा हुआ अमेरिका अटैक करता है। मिडिल ईस्ट के अंदर करेंसी कोलैप्स, ईरान वाला जो करेंसी कोलैप्स हुआ था 9 तारीख को, वो भी मैंने लिखवा दिया था पेपर में। 2025 की बात कर रहा हूँ, जब दूर दूर तक लोग सोच नहीं सकते थे कि 2026 में ऐसा भी कुछ होने वाला है, इतनी ज़्यादा अशांति आने वाली है। ये एक्चुअली इसके पीछे घटना घटी थी। डेट है 29 मार्च 2025। शनि का ट्रांजिशन मीन राशि में हुआ था और राहु उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे। शनि का ट्रांजिशन होते ही पश्चिम के साथ हमारा संबंध खराब होना तय था। ट्रांजिशन होता है पूरब से। मैंने कहा था 29 मार्च को देखिएगा। ट्रांजिशन वाले समय में कंचन जी, मैं अपनी कैलकुलेशंस किस स्टाइल से करता हूँ मैं थोड़ा आपको ये अवगत करवा देता हूँ। बिल्कुल। डेट है 6 जनवरी 2025। जब मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि देखना 28 जनवरी 2026 से पहले जनवरी के महीने में ही अमेरिका जो शांत बैठा हुआ है अचानक से भयंकर युद्ध की स्थिति में आएगा। ये बात 1 साल पहले मैंने प्रिडिक्ट करी थी कि देखिए 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने पहला अटैक किया वेनेजुएला के ऊपर। मिडिल ईस्ट के अंदर जो आक्रोश उत्पन्न हुआ है, करेंसी कोलैप्स हुआ है, ये भी मेरा पहले प्रिडिक्टेड था। 10 जुलाई 2025 को ये मिडिल ईस्ट में, ईरान में जो 9 जनवरी 2026 को करेंसी कोलैप्स हुआ है, ये भी मेरा प्रिडिक्टेड था। और साथ में 13 जनवरी 2026 को जो यूजीसी का नियम आया था, ये भी मैंने 1 साल पहले प्रिडिक्ट करके बकायदा डंके की चोट पे डेट के साथ न्यूज़पेपर पे प्रिंट करवा रखा था कि ये चीज़ इतने तारीख को घटने वाली है। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ था
28 जनवरी से 27 फरवरी मैं हर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाता था, हर पॉडकास्ट में बोल रहा था कि 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 में प्लेन नहीं लेना है, फ्लाइट टिकटें अपनी कैंसिल कर दो। 28 को पहला क्रैश अजीत पवार जी, 29 को दूसरा क्रैश कोलंबिया, मेरे फॉलोअर्स भी उसमें बैठने वाले थे। वीडियो हमारे देखने के कारण आज वो बच गए, जिंदा हैं, कमेंट में थैंक यू लिखते हैं। तीसरा, मुंबई के अंदर तुरंत उसी सप्ताह में ये एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आपस में विंग्स उनके टकरा गए थे। थोड़ा सा चूक और होता कि पूरा 600-700 लोग एक साथ में मारे जाते। तो इतना भयावह भयावह चीज़ें मुझे 2025 में दिखी थी, जिसकी प्रिडिक्शन मैंने करी थी 2026 के लिए। इनफैक्ट केवल यही नहीं, 2025 के समय जनवरी में ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि 29 मार्च को देखना शनि का ट्रांजिशन होगा और मार्च में 29 मार्च 28 मार्च के आसपास, बस यही 2 दिन का समय है, पूरब में भयंकर विद्रोह भूकंप होगा। और वही होता है। म्यांमार वाला जो भूकंप है भारत के पूरब में, वो 29 मार्च को घटित होता है। फिर 10 दिन के अंदर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध शुरू होता है। दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य कह रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये युद्ध जो है पीओके को वापस लेके आएगा। सभी टीवी चैनल पे चल रहा था, यही महायुद्ध है, विश्व युद्ध है, पीओके वापस आने वाला है। सबकी भविष्यवाणी वहां फेल हुई थी। केवल मैं इकलौता कह रहा था कि ये जो युद्ध है ये क्षणिक है, क्योंकि ट्रांजिशन चला जाएगा यूएस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध वही होता है, क्षणिक रहता है। डेट मैंने हालांकि प्रिडिक्ट करा था उस समय 10 मई। 10 मई के बाद युद्ध चला ही नहीं, खत्म हो गया। और अमेरिका के साथ भारत के संबंध इंस्टेंटली खराब हुए हैं। ये सारी चीजें आप अगर मेरे पुराने पॉडकास्ट निकालोगे या महाकुंभ मीडिया सेंटर के पॉडकास्ट निकालोगे, ये सारी चीजें कई बार मैंने कही है, छपवाई हैं, और ये वैसा ही होता है जैसा जैसे मैंने उस समय कहा हुआ था हुआ। तो गणनाएं कुछ इस प्रकार से करता हूं कि उसमें सटीकता 99% आ जाती है। 1% इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, और गणना है, कोई मैं इस पे दावा नहीं करता कि कोई ईश्वरीय सत्ता सीधा मेरे दिमाग में कोई दृश्य दिखा दे रहा हो। गणना करता हूँ, कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव गणनाएं मैं फिर उसको सुधारता भी हूँ। जैसे मैं शुरू से ये देख रहा था, अंदाज़ा लगा रहा था कि यार 2026 जो है, इसके अंदर जो 2083 संवत पड़ेगा, इसके राजा तो बृहस्पति हैं। बृहस्पति की दिशा क्या होती है? ईशान। और 2026 का जो समय है ये तो कन्या लग्न से शुरू हुआ है। कन्या लग्न के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और बृहस्पति का संबंध जो है देवासुर संग्राम के जैसा है। तब तो वायु के एलिमेंट में बहुत बड़ा डैमेज है। अग्नि पंचक योग में इस बार का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण जो लगा, तो ग्रहण की रिपोर्ट एनालाइज करा, सब करने के बाद यही निकला कि 2026 तब तो विमान ट्रेवल के लिए बार बार खराब होने वाला है। 3 महीने ऐसे निकाले 2026 में जिसमें बार बार विमान हादसा का योग है। तो ईशान होने के कारण हर बार निकला ना, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट कहीं ना कहीं से डैमेज लग रहा था। तो मैंने बाद में इसमें मॉडिफिकेशन करा समय के साथ में कि घटना घटने से 2 महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, स्पीकिंग ट्री आदि के साथ मैंने पॉडकास्ट करा। तो मैंने बोला देखिएगा, प्लेन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट लिया रहेगा और जब जब लेगा तब तब गिरेगा। अच्छा। और वही हो रहा था। अजीत पवार जी का विमान पूरब की तरफ ट्रेवल कर रहा था, नॉर्दर्न अलाइनमेंट लेते गिर जाता है। आपका रांची से एक विमान गया जो कि एयर एम्बुलेंस था, दिल्ली जा रहा था, वो उत्तर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ईस्टर्न अलाइनमेंट लेते ही गिर जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इस तरीके से डैमेज था कि जो भी विमान एक सर्टेन अवधि पे नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट ले रहा था वो विमान गिर जा रहा था। एग्जैक्ट 27 जनवरी से 28 फरवरी। इतना बड़ा इससे चेंज आया इंडस्ट्री में कि जब आप प्लेनों पर 300-400 लोगों को एक साथ ट्रेवल करते देखते थे, प्लेन में 10-15 लोग भी मुश्किल से दिखने लग गए। इतना बड़ा बदलाव आया कि पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में कुछ बड़ी कंपनियों ने अपनी 5-5 हजार विमानों को ककून करवा के ग्राउंड करवा दिया। तो कभी भी आज तक ज्योतिषीय गणना का प्रभाव इंटरनेशनल कंपनीज में देखने के लिए नहीं मिला, जिस गणना का प्रभाव अभी पड़ा। यानी कि ज्योतिषीय मत का एक लोहा पूरे विश्व को मानना पड़ा। ये इस बार देखने के लिए मिला। और केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी लोगों की टिकटें करना हो, कैंसिल करना हो, जाना है नहीं जाना है, ये सारी चीजें जो हैं वो ज्योतिषीय मत के अनुसार, ये भारतीय ज्योतिष, और भारत में इसी ज्योतिष डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमिताचार्य जी महाराज, तो दुनिया इस प्रकार से फॉलो करने लग गई। तो ये एक उपलब्धि रही, या जो मानिए कि ज्योतिषों का एक लोहा या ज्योतिषीय ज्ञान का एक लोहा दुनिया ने माना।
तो ये रहा कुछ बैकग्राउंड जो भी 2025-2026 में घटित हुआ है। ये तो रही प्रिडिक्शंस की बात जो आपने की है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मतलब मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि जब आपके साथ बैठूंगी तो पूछूंगी। जी। एक तो मुझे ये पूछना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस वक्त मैं आपको पीक पर देख रही हूँ, जी। लोग घबराने लगे हैं। मतलब जी। मुझे ऐसा लगता है कि कई कमेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि भाई आप मतलब आप डराने क्यों आते हो, जिस तरह के आप कपड़े पहनते हो। जैसे मैंने आपको हर पॉडकास्ट में देखा सर, आप ब्लैक कपड़े पहनते हो, मतलब मैंने आपको किसी और कलर में देखा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो संत होते हैं या जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ब्राह्मण हैं, वो बड़े मतलब अच्छे से वाइट कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह के कपड़े पहनते हैं, मतलब बहुत शांत वाले। बट आप ब्लैक कलर और इतने मॉडर्न, मतलब लगता ही नहीं है ना कि मतलब काली के साधक क्या पहनेंगे और काल भैरव के उपासक क्या पहनेंगे? काला ही पहनेंगे। इनका कलर जो है डिपेंड करता है आपके अधिष्ठात्री देवता हैं कौन, उनका रंग आप धारण करते हैं। अब रही बात कि मॉडर्न कपड़े और पुराने कपड़े पहनने के पीछे 300 साल 400 साल पुराना फैशन कैरी करने को मैं नहीं मानता कि आप ट्रेडिशनल हो गए। अच्छा, अब 500 साल पुराना कुर्ता क्या है? सिला हुआ कपड़ा है। पूजा पाठ के हिसाब से अगर देखना है तो बिना सिला हुआ कपड़ा, वो भी खास किसी पूजा में बैठना है, श्राद्ध में बैठना है तो बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना है। तो केवल धोती है और धोती को एक ही कपड़ा पूरा लपेट के बैठिए, वो होता है खास अनुष्ठान में खास कपड़ा बिना सिला हुआ। अगर कपड़े में हल्की सी भी सिलाई लगी है तो आप फैशन कैरी कर रहे हैं। तो अब फैशन कैरी कर रहे हैं तो इसको एस्ट्रोलॉजी से लोगों ने जोड़ दिया या धर्म से लोगों ने जोड़ दिया कि धार्मिक है तो आपको 500 साल पुराना फैशन कैरी करना है। ये बात की लॉजिक समझ ही नहीं आती। क्यों हम लोगों का शौक नहीं है कि हम लोग आजकल के मॉडर्निटी को लेकर के भी चलें, जो ड्रेसेस आजकल जो चलते हैं वो लेके चलें? क्यों अपनी खिल्ली उड़वानी है? अभी के समय में अगर आप 500 साल पुराना कपड़ा पहन के घूम रहे हो तो ऑब्वियस है लोग आपको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी आप जो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए लोग हैं वो भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, अनलेस अनटिल कि यू प्रूव कि हाँ आपके पास ये वाला नॉलेज इतना है। नॉलेज है तो ही प्रूफ होता है, अदरवाइज कपड़ों से एक होता है, कपड़ों की ग्रेविटी होती है। अगर वो ग्रेविटी आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वहां पर लोग आपको हल्के में ही ट्रीट करते हैं कि अरे पंडित जी आए हुए हैं, उनको बैठाइए, उनका उनसे सीरियस बातें कोई नहीं करता। तो गया खूब से खूब अपना ग्रह गोचर पूछने लग गया, मजाक कर दिया, तो वो वाली छवि नहीं होनी चाहिए। छवि ये होनी चाहिए कि जिस पर्सन को ये कहा जाता है, पंडितों की क्या व्याख्या है कि मोस्ट इंटेलेक्चुअल, मतलब इंटेलेक्ट इतना हाई होना चाहिए कि कोई सामने उसके जीत ना पाए। अब इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन अगर बैठे हैं और उसको लेकर के लोगों के मन में बस ये रहे कि जस्ट एक कॉमेडी पात्र के जैसा लोग उसको ट्रीट करते हैं कि धोती पहना हुआ कोई पर्सन आया तो एज अ कॉमेडी या एज अ क्यूरियोसिटी कि मेरा भी ग्रह गोचर देख दीजिए, ऐसा वैसा मजाक करते रहते हैं लोग। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो एक इमेज बहुत खराब जा रही है कि पंडित जी का मतलब है मंदिर में पूजा करा रहे हैं, पंडित जी का मतलब है कि आपसे बिना मतलब का दक्षिणा खींच रहे हैं। तो ये सारा जो माइंडसेट बना हुआ है पंडितों को लेकर के और आध्यात्मिक लोगों को लेकर के, वो माइंडसेट तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बात करता हूँ इंटेलेक्ट की, मैं बात करता हूँ जो प्रैक्टिकलिटी है उसकी। क्योंकि धर्म एक ऐसा वस्तु है, धर्म एक ऐसा तत्व है जिसे आप धारण करके चलते हैं। उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत धार्मिक हैं। आपने धर्म धारण किया हुआ है, आपका ज्ञान बताएगा कि आपने धर्म कितना धारण किया। तो मतलब आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल के जो हमारे यूथ हैं, जेनजीज हैं, तो आप जेनजीज के एस्ट्रोलॉजर हैं? नहीं, मेरे से सारे बड़े बुजुर्ग सब दिखवाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भारत के मेरे से दिखवाते हैं। और बड़े बड़े का मतलब सच में बहुत बड़े। अच्छा। इंटरनेशनल दिखवाते हैं मेरे से मेरे क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग मेरे पास आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जेनजीज अफोर्ड भी नहीं कर सकते मेरी फीस। अच्छा। मैं मिलने का अभी करंट डेट पे 1.5 लाख चार्ज करता हूँ। मुझे नहीं लगता जेनजीज अफोर्ड कर पाएंगे। 2-3 कंसल्टेशन लिए तो उनकी एनुअल सैलरी निकल जाएगी। अच्छा, तो मतलब 1.5 लाख रुपए अगर फीस लेते हैं सर, मतलब तो मतलब कहते नहीं है, जैसे अभी अगर देखें तो जिस तरह के मैं आपको देख रही हूँ कि मतलब अच्छा खासा आप अपने कहते नहीं ग्रूमिंग पे आपने अच्छा खासा अपने आप को कैरी किया हुआ है ना। कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने किया हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कहने को मतलब कहते नहीं कि एस्ट्रोलॉजर्स बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े सरलता से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बड़े आराम से, सुकून से। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने सारा खर्चा जो है वो अपनी ग्रूमिंग पे ही किया हुआ है ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल मिनिमल। आप मुझे देखोगे तो मैं बिल्कुल साधारण पर्सन हूँ। खाने पीने के मामले में भी मैं जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि एक खास रेस्टोरेंट का क्लास रखते हैं मेंटेन करके कि खाऊंगा तो यहीं खाऊंगा,
कहीं टपरी पे नहीं खाऊंगा, टपरी पे नहीं चाय पीऊंगा, पर मैं आपको टपरी पे भी दिख जाऊंगा, मैं आपको बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार्स में भी दिख जाऊंगा। मल्टीपल कंट्रीज ट्रेवल करता रहता हूँ, अभी तक 28 कंट्रीज मैंने ट्रेवल कर लिया है। अच्छा। दुनिया भर का फैशन देखा है। लेकिन उतना देखने के बाद भी अभी आप मुझे कहोगे चलिए टपरी पे चाय पी के आते हैं, आई एम ओके विद दैट। तो मेरा कोई वैसा नहीं है कि मैं बिल्कुल उन चीज़ों को, हाँ ऑन द कैमरा अगर बात करनी है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है ऑन द कैमरा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट पर्सनल लाइफ में आई एम डिफरेंट, मैं बिल्कुल नॉर्मल चलता हूँ। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, ये सुमित आचार्य जी, ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि अचानक से आप वायरल, मतलब हर जगह जी। सोशल मीडिया में, खुद भी अपना अगर अभी खोलती हूँ तो मुझे आपकी रील्स कहीं ना कहीं वो मुझे दिख जाती है। जी। ये अचानक से इतना वायरल होना, और ये सुमित आचार्य जी बने कैसे, मतलब ये जर्नी कैसी रही आपकी? वो तो नाम ही है मेरा। हाँ, बाकी जर्नी। हाँ। जर्नी अगर देखा जाए तो मेरा बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट रहा है साइंस में, और साइंस में रहा है ये, और जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे ब्लड में है। कहते हैं मछली के बच्चे को तैरना सीखना नहीं पड़ता, तो मेरा मेरा तो अभी 13 पीढ़ियों का वंशावली मेरे वेबसाइट पे भी डला हुआ है, और सभी लोग उसमें पीछे के सब साधक रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, और अच्छा नाम के रहे हैं, अच्छे नामचीन लोग रहे हैं उसमें। तो वो चीज़ तो पहले से है, ब्लड में है। लेकिन साथ में साइंस में भी काफ़ी काम किया हुआ है मैंने। 7वीं में पढ़ाई करता था तब मैं इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्चर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, उसका सेकंड पोस्टुलेट जहाँ आइंस्टाइन ने छोड़ दिया था, उसने ये मान लिया कि प्रकाश की गति बस एक सी होती है। वो क्यों होती है उसने प्रूफ नहीं किया था, तो मैंने उस चीज़ को प्रूफ करके एक बाकायदा रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। 7th क्लास में मैंने ये काम किया था, तो मैं उस समय वायरल भी हुआ था। अच्छा। 10वीं तक आते आते मेरे 28 आविष्कार पूरे हो गए थे। तो बहुत न्यूज़ में आता था 18 की उम्र में 28 आविष्कार। शायद किसी ने सुना होगा कि आने वाले भविष्य में पानी से भी गाड़ी चलेगी, तो उसका जो एक्सपेरिमेंट कंडक्शन था उसका लीड में ही था, मेरा ही आइडिया था पानी से गाड़ी चलाने का। और रूम के तापमान पे न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना, यानी परमाणु विस्फोट करवाना, यानी परमाणु कंट्रोल्ड परमाणु विस्फोट करवाना, उसके लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट मैंने कंडक्ट कर रखा है। मैंने अपना खुद का रिएक्टर रखा था। जर्मनी से मेरा काफ़ी टू एंड फ्रो था उस समय। वहाँ पर कुछ लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन कमिटीज़ होते हैं, उनसे जुड़ा था। बाद में मैंने कॉलेजेस के अंदर में रोबोटिक्स और एआई के सेमिनार्स भी काफ़ी कंडक्ट करे। मैं बच्चों को ये भी सिखाता था कि अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है तो आप बिना कैपिटल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देश भर में इसके सेमिनार्स लगे रहते थे मेरे। तब मैं वही 18-19 साल का हुआ करता था। तो ये मेरी जर्नी रही है पुरानी। अध्यात्म से तो शुरू से जुड़ा रहा है, और चूंकि ये तो ब्लड का चीज़ है, और अब मैं कहते हैं कि सारी दुनियादारी से अब थक चुका हूँ, इसीलिए अध्यात्म मुझे सबसे प्रिय है। यहाँ पे शांति है और आप भगवान के सबसे नज़दीक रहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही जैसे लोग कहते हैं कि जैसे आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर प्रेडिक्शंस करते हैं, जी हाँ। तो कई साधकों का, कई लोगों का ये भी कहना है कि योगिनी आकर कानों में कहकर चली जाती है। तो ऐसा भी कुछ है कि कोई आकर कहकर चला जाता है, उसके बाद आप प्रेडिक्शंस करते हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मैं शंकर जी में मानता हूँ, माँ भगवती में मानता हूँ, और हमारे बिहार में औरंगाबाद ज़िले से मेरा पैतृक बिलोंगिंग है। तो औरंगाबाद ज़िले में मैंने एक गुरुकुल बनवाया, सुमिताचार्य गुरुकुल। उस गुरुकुल के सामने एक शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में रात के समय में बैठ करके, और जो भी भविष्यवाणियों का चार्ट में बनाता हूँ, जो लिख के लाता हूँ वहाँ से, वो सारी चीज़ें अभी तक तभी घटित हुई हैं जिस डेट को मैंने लिखा हुआ था। अच्छा। आज तक मेरे रिकॉर्ड में जो मैंने 99% शब्द यूज़ किया है, जो 1-2% जो मेरी गलत हुई भी हैं, वो तभी गलत हुई हैं जब मैंने स्टूडियो में ऑन द स्पॉट प्रेडिक्शन निकाला हो। अच्छा। और जो वहाँ से लिख के लाया, आज तक कभी भी उस डेट्स में जो घटना मैंने कही थी इस डेट को घटेगी, वो वहीं से लिख के लाता हूँ। वो वाली घटनाएं कभी भी गलत नहीं हुई। तो वहाँ पर शक्ति है शिव जी की, बहुत विद्यमान है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत जब जीवन से हार जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता, तो शंकर जी के शिवलिंग पर अपने केवल माथे को रखते हैं, और इंस्टेंटली शंकर जी वो प्रॉब्लम ही हटा देते हैं जिस प्रॉब्लम को लेके आए थे लाइफ में। अच्छा। तो ये बड़ा शक्ति है वहाँ का, बहुत ही कृपा है शिव जी की। और मेरी इच्छा भी है कि वहाँ एक भव्य मंदिर आने वाले समय में बनाऊँ। अभी जितना व्यवस्था लगा मैंने ही मंदिर बनवाया शिव जी का, अभी तक लोगों से तो लिया नहीं मैंने,
लेकिन देखा जाएगा भविष्य में जैसा होता है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में हमने देखा कि सिलेंडर को लेकर इस वक्त बड़ी किल्लत चल रही है, मतलब हाँ। इतनी कालाबाजारी हो रही है, लोग बहुत परेशान है सिलेंडर को लेकर, जी। और हम देख रहे हैं बहुत क्राइसिस है इसका। जी। तो क्या लगता है आने वाले टाइम पे क्या भारत को हमारे और भी किसी क्राइसिस से जूझना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा कि अक्सर भारत लाइनों में लगा रहता है, हम नोटबंदी को लेकर भी लाइनों में लगे थे, हम कोरोना के टाइम पर लाइनों में लग गए थे, तो क्या आने वाले समय में हम लाइनों में फिर लगेंगे? कोई बड़ा क्राइसिस आ रहा है? कंचन जी, बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है भारत में, लोग इसको अभी समझे नहीं है, लेकिन पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, सीरियसली लीजिएगा। सिलेंडर का क्राइसिस तो बहुत छोटा क्राइसिस है, आने वाले समय में फूड क्राइसिस आने वाला है। अच्छा। देखिए अभी क्या है कि इसी 2026 में खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे लोगों के। इस अच्छा। प्रकार का क्राइसिस आएगा। कैसे आएगा कि इसके पीछे अगर आप ज्योतिषीय गणना का रिपोर्ट देखिएगा तो ये सारी चीजें पहले से ही ज्योतिषीय रिपोर्टों में आ जाती हैं कि खाने पीने की चीज़ों में उठापटक होने वाला है और मेटल की चीज़ों में फ़ायदा होने वाला है। ये सारी चीज़ें पहले से आ रखी थी, लेकिन अभी क्या है कि जो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो देखिएगा जिस रूट से ईरान से भारत में आता है गैस, उसी रूट से फर्टिलाइज़र आता है, और फर्टिलाइज़र जब उस रूट से आएगा और क्या होगा कि वो रूट तो बंद है, सॉरी इसको दोबारा ले रहा हूँ पैच। भौतिक जगत में अगर देखा जाए तो ईरान से जिस रूट से सिलेंडर आता है उसी रूट से फर्टिलाइज़र भी भारत में आता है। अभी बुआई का समय आने वाला है, समय पे फर्टिलाइज़र नहीं मिला, यूरिया खाद नहीं मिला, तो उतना उपज होगा ही नहीं कि पूरे देश की आबादी को पूर्ति कर सके। उपज नहीं होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा फूड क्राइसिस। तो बहुत भारी मात्रा में फूड क्राइसिस 2026-2027 में देखने के लिए मिलेगा। स्थितियां ऐसी रहेंगी तो भी, और इनफैक्ट स्थितियां आने वाले 2032 तक ऐसी ही रहने वाली है। इसलिए फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर में अधिक से अधिक राशन जमा करके रख लीजिए, अपने घर में अधिक से अधिक ईंधन रखिए, अपने घर में इंडक्शन का ठीक है व्यवस्था कर लिया आपने, लेकिन लकड़ी और कोयले से भी संबंधित चीज़ों का व्यवस्था रखिए। बिजली का भी क्राइसिस आने का युग है। अगर बिजली का क्राइसिस आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी कोयले का व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोयले की भी क्राइसिस, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें शुरू होने वाली है। तो जो दौर भारत ने देखा नहीं था, दुनिया ने देखा नहीं था, वो दौर आने वाला है। जितना हो सके बैंकों में पैसे मत रखिए, सोने और चांदी में इन्वेस्ट करके रखिए। रियल गोल्ड और रियल सिल्वर ही आपको क्राइसिस के समय बचा सकता है, क्योंकि अगर आपके पास ये, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, जो करेंसी नोट्स होते हैं किसी भी कंट्री के करेंसी नोट्स, वो काम नहीं आने वाले हैं इस युद्ध के हालात में, क्योंकि सभी करेंसीज जो हैं कमजोर पड़ेंगी। अभी खाने पीने की चीजें ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा, भयंकर इन्फ्लेशन आएगा, और इस इन्फ्लेशन में जाहिर है कि हमारी करेंसी भी डाउन होगी, कोलैप्स करेगी, कमजोर पड़ेगी। तो करेंसी जब कमज़ोर पड़ेगी तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, लेकिन गोल्ड और सिल्वर कमज़ोर नहीं पड़ने वाला। मैं पहले से ही कह रहा हूँ 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखिए, गोल्ड में तेज़ी आएगी। कमेंट आ रहा था कि अरे मार्च आ गया है, गोल्ड तो भी मंदी में जा रहा है। 16 मार्च है अभी, 20 मार्च से 18 अप्रैल का ड्यूरेशन है, 18 अप्रैल तक मेरे पास टाइम है। और देखिएगा गोल्ड निश्चित है उछाल मारने वाला है। अभी अच्छा है, इसका वैल्यू कम है, और वैल्यू कमा है, बाय करके रखिए गोल्ड और सिल्वर। जितना रखेंगे उतना आपको आगे के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन डिजिटल इन्वेस्टमेंट करने मना कर रहा हूँ लोगों को। डिजिटल आप रखते हैं तो डिजिटल वाला भी वॉलेटाइल है। बिग रॉक जैसी बहुत बड़ी कंपनी, मैं शुरू से बोल रहा था मार्च अप्रैल और मई का महीना में आप अपने अपने पैसे बैंकों से निकाल लीजिए। बिग रॉक जैसी कंपनी ने बोला कि आपके पास चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना हमारे अकाउंट में पड़ा हो, आपका सारा का सारा पैसा हम होल्ड रखते हैं, मात्र 5 लाख रुपया तक मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। ऐसी कैपिंग निकली है उसमें। अच्छा। तो जब इस तरह की चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियों में हुई है तो आप समझ के चलिए कि बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। जिस समय सुनामी में कैसे लहरें बहुत पीछे चले जाती हैं और फिर वापस सुनामी बन के आती हैं, ये वही हुआ था जिस समय अभी सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस हाइक हुए थे। सिल्वर अचानक से चढ़ के 410 पहुंच गया था और तेजी से डाउन आने लगा। लोगों से हो गया बहुत बड़ा अपशगुन। लोगों ने क्या करा कि जरूरत ना रहने पे भी अपने पुराने सिल्वर और गोल्ड के स्टॉक निकाल के लोगों ने बेचा। आपको पता है सोना और चांदी बेचना एक महा अपशगुन माना जाता है। आपने बेचा, उसका खामियाजा यही है कि पूरी दुनिया में अब इंटरनेशनल गवर्नमेंट
जनता को कंट्रोल करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा या उसके सिस्टम से चलाया हुआ पैसा लोगों के पास है, उनका अपना गोल्ड या सिल्वर अब उनके पास नहीं है। तो जनता अभी समझिए कि पूरी तरह से सरकारों पर आश्रित है, जनता के पास खुद का स्टैंड नहीं है। अगर युद्ध में चीजें गड़बड़ होती हैं तो जनता ईरान के जैसा, जहां वहां पे अभी बड़े बड़े पूंजीपति भी कटोरा लेके खड़े हैं कि कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और हमें खाना देके जाएगा, तो यही वाला हालात यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि अपना गोल्ड अपना सिल्वर बेचना बहुत बड़ा अपशगुन था। आपको पता है बाल नाम का एक बहुत नकारात्मक राक्षस है। अच्छा। जो पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को लगभग कंट्रोल करता है। इस बाल नाम के राक्षस की नकारात्मकता घरों में नहीं घुस पा रही थी कि ऐसा कुछ करवाया गया, ऐसा सिस्टम लगाया गया कि सोना चांदी बिचवा के अपशगुन करवा दो लोगों से, ताकि ये नकारात्मकता सभी के घरों में घुस जाए। अब देखिएगा, जब से ये वार वाली चीज़ें शुरू हुई हैं, जब से लोगों ने सोना चांदी बेचा है, पूरी दुनिया में अस्त व्यस्त माहौल हो गया है। पूरी दुनिया में नकारात्मक चीज़ें विद्यमान हो गई हैं। घरों के अंदर लोगों के रिलेशंस तक अचानक खराब होने लगे हैं। पर्सनल फाइट्स लोगों के बढ़ गए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं लोगों की, जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति वैसा हो सकता है। तो यही होती है नकारात्मकता। सोना और चांदी भारी मात्रा में जहाँ जहाँ से बेचा गया, वहाँ वहाँ और ज़्यादा नकारात्मकता विद्यमान हुई है। तो क्राइसिस है, नकारात्मकता है, केओस है, हर जगह ड्रामा है, हर जगह कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो रहा है। और मेरा काम है लोगों को वही सूचित करना। मैं यहाँ सूचित करने के लिए बैठा हूँ। अभी क्या कहते हैं लोग कि इतनी बड़ी घटना वहाँ घटी या वहाँ घटी, कोई भी एक घटना घटती है तो लोग कहते हैं सुमिताचार्य जी कहाँ थे, आपने पहले क्यों नहीं बताया। अभी भी पहले बता रहा हूँ, पर आप आके लिखोगे कि मैच वाली प्रेडिक्शन आपकी खराब हो गई और केवल उसी को आप पकड़ के बैठे हो। लेकिन जो बता रहा हूँ आप सुन नहीं रहे। जब घटना घटेगी तब आप आकर के फिर कहोगे कि आपने बताया क्यों नहीं था। तो यही वाला पॉडकास्ट दिखाऊंगा। तो ये पॉडकास्ट फिर मुंह पे तमाचा लगेगा आपको कि भाई बताया तो था आपने। तो कहते हैं ना, दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो आपके साथ हो रहा है अभी उसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूरी दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। मैंने क्या कहा था कि इस बार अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण और एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण घट रहा है। महाभारत के भीष्म पर्व को खोलिए, उसमें भी वही हुआ था। इसी प्रकार का ग्रहण घटा था और दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी। फिर से दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। जब यही बात मैं 2026 की शुरुआत में बोल रहा था, 2025 के अंत में बोल रहा था कि दुनिया की आधी आबादी को खतरा है, एग्जैक्ट मेरा यही वर्ड है। तो जब मैं ये बोल रहा था तो लोग कह रहे थे अरे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही फेंक रहे हैं। लेकिन अभी जब 44 देश एक साथ वॉर में आ गए हैं, तब क्या समझ आ रहा है ये बताओ। अचानक से हुआ ना। अमेरिका भी शांत बैठा था, कोई सोचता भी नहीं था कि अमेरिका कहीं हमला भी करने वाला है। एकाएक ये सारा सिनारियो, सारे समीकरण अपने आप बैठने लग गए, सारे डॉट्स अपने आप कनेक्ट होने लग गए। तो प्रेडिक्शंस को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि यह बात आपके जान पे है। इसीलिए मैंने कहा कि भारी मात्रा में चीज़ों को स्टोर करिए अपने घर में, स्टॉक रखिए। 1 आध साल का राशन का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आने वाले सिचुएशन में, आने वाले समय में जब क्राइसिस प्रॉपर होगा, अभी तो एक छोटा सा आपको निशान मिला है, ये जब प्रॉपर क्राइसिस होगा तब आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको अब मैंने ज्योतिषीय रिपोर्ट से बता दिया, मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। 1-2 दिन पहले मैं कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था, सवाल जवाब हो रहा था इसी पर, गैस वाले सिलेंडर के ऊपर, क्राइसिस के ऊपर। पता है क्या वर्डिंग आते हैं कि भारत के 40% जनता के लिए 3 महीने का गैस का उपलब्धता तो है। कहने का 40% है, 10%, 5% होगा। 60% जनता के लिए हम जुगाड़ लगा रहे हैं। तो पूछा गया कि भाई तो फिर आप मतलब हम लोग सब लकड़ी पे खाना बनाएंगे, कोयला पे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो फिर वहां पर वो निरुत्तर होने लगे। उनका जो हकलाना था या निरुत्तर होना था, वो बहुत जबरदस्त डर पैदा करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उस बात के घटे हुए 2-3 दिन हुए हैं और अभी तक ये बात मीडिया में नहीं है और शायद आएगी भी नहीं। अगर मैंने अपने माध्यम से अगर आपके सामने मैं इस बात को व्यक्त कर रहा हूँ, तो अपने लिए राशन आदि सब व्यवस्था कर लीजिएगा भैया। अच्छा, आपको नहीं लगता आचार्य जी कि जिस तरह की आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं उसे लेकर के लोगों का ये भी कहना है कि हमें डर लगता है, हमें ऐसा नहीं लगता है कि सर सूचित कर रहे हैं, हमें डर ज़्यादा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने बहुत मेरा एक छोटा सा सवाल, हमने देखा कि बहुत कुछ चल रहा है, हम लगातार देखते हैं। अभी हमने देखा कि मिशन सिंदूर भी हुआ, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स बैठकर कहीं ना कहीं लोगों को डराने का ही काम करते हैं। अधिकतर आपकी प्रेडिक्शंस भी ऐसी हैं, जैसे आपने अभी कहा कि आप स्टोरेज कर लीजिए, आप अपने घर पर सामान रख लीजिए, खाने की ईंधन रख लीजिए। तो लोगों को डराने का भी है ना, लोग तो घबरा जाएंगे। अब इसको डराना नहीं कहा गया, इसको कहा गया सलाह देना।
हम आपके अपने हैं और आपको सलाह दे रहे हैं कि इतना रख लीजिए, कल को भूखमरी से मरिएगा। तो फिर अगर ये ना कहा होता मैंने, तो फिर भूखमरी से मरते समय वो देखना अच्छा होता कि अभी आपके पास राशन रहेगा, आप अच्छे से हंसी खुशी रह रहे होंगे क्राइसिस के समय भी, कि आप थैंक यू बोलेंगे मुझे आकर के। कैसे एक ने कहा कि आप एक कह रहे हैं कि आप डराते हैं प्लेन क्रैश से पहले, मैं कह रहा था कि टिकटें कैंसिल करो, तो आप तो एयरलाइन इंडस्ट्री का नुकसान कराना चाहते हैं, आप डरा रहे हैं। फिर आखिर क्या ऐसा कारण है कि भाई वेनेजुएला वाले प्लेन में मेरे डराने वाले वीडियो के कारण ही व्यक्ति नहीं बैठे, और नहीं बैठने के कारण आज वो जिंदा है। अगर मेरे डराने से जान बच रहा है, अब ये बात है, अब कोई खतरा आने वाला है, कि बम फटने वाला है, गोली चलने वाला है, मैं बताऊंगा नहीं कि भाई यहाँ पे होने वाला है। अगर बताया कि यहाँ पे वो होने वाला है तो उसको डराना थोड़ी कहता है। डराने का मतलब क्या होता है? डराना मतलब धमकाना, कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, इसको कहते हैं डराना। पर इसको कहते हैं चेतावनी देना, इसको कहते हैं सचेत करना। कोई घटना घटती हुई मुझे दिख रही है, अरे वहां होगा ही होगा, वहां मृत्यु लिखा है और तुम मृत्यु वाले स्थान पे जा रहे हो, मैं बोला कि भाई इधर उधर मत जाओ, उधर मृत्यु है, तो कहोगे यार तुम डरा रहे हो, तो जाके मरना है तो मर जाओ, मत देखो मेरा वीडियो, कोई बात नहीं, अनफॉलो कर सकते हो। अभी क्रिकेट वाले प्रेडिक्शन वाला हुआ था, कई लोगों ने अनफॉलो करा, लेकिन मेरा भी किस्मत देखिए, हो सकता है 500,000 लोगों ने अनफॉलो करा, आके कमेंट लिख दिया उन्होंने, आई एम अनफॉलोइंग यू, आपकी 99 भविष्यवाणियां सच हुई थी, एक गलत हो गई है, अब मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूँ। खैर, लेकिन एक रात में 1 लाख फॉलोवर मेरे बढ़ गए। अच्छा, 100 लोगों ने, 1,000 लोगों ने अनफॉलो किया, पर 99,000 तो साथ आ गए ना। 99,000 लोगों ने फॉलो कर दिया, 1 लाख फॉलोअर बढ़ गए। अभी आपने देखा होगा 1.2 मिलियन था, 1.3 मिलियन मेरा फॉलोअर पहुंच गया। एक रात में ही हुआ था, वो 1.90, 91, 92 के ऊपर लिंगर कर रहा था पिछले 3-4 दिन करते करते, फिर वो सीधा 1.3 का बैरियर क्रॉस कर गया। तो जिनको समझ में आता है कि नहीं 99 चीजें करेक्ट जा रही हैं, एक चीज का तो मार्जिन बनता है, क्योंकि कैलकुलेशन है। मैं कोई दैवीय शक्ति का बात नहीं कर रहा, मैं कोई पर्चा नहीं लिखता हूँ कि जी प्रभु कान में बोल दीजिए, मैं इधर पर्चा तैयार कर रहा हूँ। कैलकुलेशन है, 10 पेज 50 पेज का कैलकुलेशन। आपने पे तो नहीं करा था कैलकुलेशन लेने के लिए मेरे से, आपने बिना पे किए मेरे से आप कैलकुलेशन भी लेते हो, कॉल भी करके कैलकुलेशन पूछ लेते हो, और पूछने के बाद उस पर सट्टा भी खेल जाते हो। आप सट्टा में हारते हो तब जाके ये फियर मॉन्गरी, ये आप लोग आके नेगेटिव पीआरिंग करते हो, क्योंकि आपने सट्टा में हारा होगा। सट्टा खेले तो मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि भाई सट्टे में पांडवों ने द्रौपदी तक हार लिया था, हार गए थे पांडव, महल हार गए थे, अपना राजपाट सब हार गए थे, जंगल में जाके उनको रहना पड़ा था। तो वो हालत जब द्वापर के पांडवों का हो सकता है, तो आप कौन से पांडव हो कि आपका वो हाल नहीं होगा? आप नॉर्मल साधारण इंसान हो, आपके साथ कृष्ण भी नहीं है, बर्बाद होगे, इतना नीचे गिरोगे कि दोबारा उठने लायक नहीं बचोगे। और हमारे जानने में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, अभी उठने लायक नहीं बचे हैं, ना ही कहीं चेहरा दिखाने लायक बचे हैं। तो क्यों जुआ खेलना है? सही बात। शेयर मार्केट पूरा जुआ है, और उस पे शेयर मार्केट सट्टाबाजी में लोग कॉन्फिडेंटली पैसा लगाते हैं, तो वो मैंने कभी कहा नहीं। तो गलत करोगे तो गलत का फल भगवान ने हरवा दिया तुम लोग। अच्छा, मतलब 2026 में जो शेयर मार्केट वाले हैं उन्हें, मतलब शेयर मार्केट के लिए कैसा दिख रहा है 2026 आप? बर्बाद, 2026 बर्बाद है शेयर मार्केट के हिसाब से। अचानक फेक न्यूज आने से देखिएगा, अभी पूरा साल ही शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इनफैक्ट पैसे जो आपके शेयर मार्केट वाले ऐप पे जो पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे कभी भी लॉक हो सकते हैं। अच्छा, तो उतना फंड आपका फंस जाएगा। शेयर में खेलोगे, कमाओगे, क्या कमाओगे, वो ऐप ही सिक्योर नहीं है। अब यही समझ के चलो 2026 में बड़े बड़े स्कैम, बड़े बड़े घोटाले पकड़े जाने वाले हैं, और बहुत बड़े स्तर पे पकड़े जाने वाले हैं। तो पूरा पैसा आपका फंस जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ, पैसे रखो ही मत, एप्स पे तो मत रखो। बैंकों में फिर भी 50,000, 10,000, 1 लाख रुपया रख लो यूपीआई करने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए। लेकिन ज्यादा पैसे ना बैंक में रखो, ना इधर रखो। बैंक कंट्रोल कहाँ से हो रहे हैं? कहने का आरबीआई, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, मैं नाम आप कर देना एडिटिंग टीम। बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स भारत में काम कर रहे हैं, इक्का दुक्का ही तो हमारे गवर्नमेंट के बैंक से। लेकिन जो इंटरनेशनल बैंक्स काम कर रहे हैं, उनके हब्स, उनके सर्वर रूम, उनके साइबर ऑफिस, सारी चीजें बाहर बैठी हुई हैं। अटैक का समय है, वॉर का समय है, इतना केओस चल रहा है, एक साइबर अटैक होने में कितना देर लगेगा? कितना देर लग रहा है? आपके जीवन भर की कमाई से एक आधा जीरो अगर हट जाए तो आपके लिए वो हार्ट अटैक होगा। तो क्यों रखना है बैंक में पैसे जहाँ पे देश सिक्योर है नहीं? वहां पर आप सोच रहे हो आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा सिक्योर है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए कह रहा हूँ, अपना पैसा अपने पास रखिए। गोल्ड और सिल्वर ठीक है, अपने घर में नहीं रख सकते, डकैती का डर होता है, तो उसको ले जाकर के अपने लोकल लॉकर में रखिए, जिसकी चाबी आपके पास हो, आपके कंट्रोल में तो रहेगा।
2026 में जैसे अगर अब स्कैम्स की ही आपने बात की है, तो लगता है कि कोई बड़ा साइबर अटैक हो सकता है बस 14 जून से 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 देख लीजिए। अच्छा। बहुत बड़े लेवल का स्कैम एक्सपोज होगा, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम इसमें आएगा, भारत का नाम इंटरनेशनली खराब होगा। अच्छा। बड़े बड़े नेताओं का नाम इसमें रहने वाला है, बहुत बड़ा एक्सपोज होगा। एक तो 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026, दूसरा 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026। 10 अक्टूबर, ये 12 सितंबर से 10 अक्टूबर वाला तो इतना बड़ा है कि पूरा शेयर मार्केट क्रैश करेगा इसमें फिर से। और बहुत सारे हैं स्कैम ऐसे बार बार जो घटित होने वाले हैं। शेयर मार्केट से दूर रहिए, जिनके भी फैमिली वाले शेयर मार्केट में हैं, आपके तक ये रील पहुंचा है, समझिए शंकर जी का संदेश मिल गया। इसको अपने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए फटाफट से कि आपको शेयर मार्केट से इस समय दूर रहना है। 2026 में तो बिल्कुल दूर रहना है, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है, आप सड़क पे आ सकते हैं। और वही बात मैं कहूँगा कि फैमिली ग्रुप में भेज ही रहे हैं तो ये वाला भी भेज दीजिए कि आपको 16 जून से 14 जुलाई 2026 कि आपको 16 जून से 14 जुलाई 2026 फ्लाइट्स नहीं लेने हैं, और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 में भी फ्लाइट्स नहीं लेने हैं। बार बार प्लेन क्रैश का योग है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान हादसा होता हुआ दिखाई पड़ता है, और इसलिए अपने फैमिली को अलर्ट करिए, इन्फॉर्म करिए, ये वीडियो भेज के शेयर करके इन्फॉर्म करिए, उनको कमेंट में मेंशन करके इन्फॉर्म करिए कि प्लीज़ आप लोग फ्लाइट मत लीजिएगा। हर पॉडकास्ट में, हर न्यूज़पेपर में छपवा के मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग इस बात को मानिए। अगर आप नहीं मानते हैं और घटना घटती है तो उसमें आप जिम्मेदार होंगे, हम लोग नहीं हों। आप वाहिद, मैंने देखा है इकलौते शख्स हैं जो अपनी प्रेडिक्शंस को छपवाते भी हैं, जैसे आपने हाँ। बताया कि तो ये क्यों छपवाते हैं? मतलब आप अपनी हर एक प्रेडिक्शंस, मैंने देखा है शुरू से लेकर अभी तक आपकी जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं, चाहे मैं प्लेन क्रैश को ले लूं, चाहे अगर हम क्रिकेट की भी बात कर ले, आपने सभी कुछ छपवाया हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, न्यूज़पेपर का कटिंग है और डेट के साथ छपवाता हूँ। ऐसा इसलिए कि वीडियो पे लोग कहेंगे डिजिटल आपने डेट बदल दिया, लेकिन जो छपा हुआ पेपर में है, न्यूज़पेपर प्रिंटेड है। अब ये जो न्यूज़पेपर खोला है मैंने, 10 जुलाई 2025 का छपा हुआ न्यूज़पेपर है। इसमें 2026 का प्रिडिक्शन है कि नहीं? देखिए, 20 दिसंबर 2026 से 28 जनवरी 2026 क्या क्या लिखा है मैंने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा धार्मिक मुद्दे पर बड़ा फैसला, क्या आया था? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी का नियम आया था जिसको लेकर होगा बवाल। हुआ बवाल? मध्य पूर्व में गृह युद्ध हुआ ना, अभी ईरान वाला जो मैटर चल रहा है ये भी इसी अवधि में हुआ है। पश्चिमी देशों में धार्मिक हिंसा शुरू हो जाएगा, और हिंसा शुरू हो जाएगा, ये जो विध्वंस मच रहा है अमेरिका में और सभी वेस्टर्न कंट्रीज में, ये भी इसी समय हुआ कि नहीं हुआ? 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 क्या लिखा है? विमान दुर्घटना। विमान दुर्घटना हो रहा है कि नहीं? बार बार विमान दुर्घटना हो रहा है। आप अगर पिछले डेट में जाइएगा, 25 जुलाई से 23 अगस्त 2025 की बात है, उस समय मैंने बोला था कि रशिया, चाइना, मंगोल का क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे भूकंप आएगा। 30 तारीख को बहुत बड़ा भूकंप आया था, सुनामी आया था रशिया वाला। ये सारे चीज़ प्रिडिक्टेड है। तो वही कह रहा हूँ, इस एश्योरिटी के साथ मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ उसको एश्योरिटी के साथ करता हूँ, ताकि मैं उसको न्यूज़पेपर में डेट के साथ छपवाता हूँ। ऐसा कोई नहीं करता। साथ में अगर आप ये देखोगे, उत्तराखंड में भारी वर्षा, बाढ़, लैंडस्लाइड, ये मैंने लिखवाया था 25 जुलाई से 23 अगस्त। डेट याद करिए, 5 अगस्त के दिन उत्तराखंड में ये घटना घटी कि नहीं घटी। फिर मैंने कहा था कि हमारे केंद्र में बहुत प्रसिद्ध राजनेता पद के व्यक्ति अचानक से रिजाइन करेंगे, 25 जुलाई से पहले उनका पद बदल जाएगा। 22 जुलाई को, 25 जुलाई से 3 दिन पहले ही 22 जुलाई 2025 को हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अचानक से इस्तीफा देते हैं कि नहीं। तो ये जो है, इतनी सटीकता से मैंने चीज़ों को निकाला होता है, और वो फिर मैं बाकायदा पेपर में छपवाता हूँ। किसकी कुर्सी हिल रही है, किसकी नहीं हिल रही है। नीतीश जी वाला देखिए, कोई सोच सकता था जो व्यक्ति 20 साल से अपने गद्दे पे बैठा हुआ है वो अचानक 1 साल पे पूरा नहीं करेगा और कुर्सी छोड़ देगा? कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। और ये बात 2025 से मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी कुर्सी छोड़ेंगे और 2026 के मध्य में छोड़ देंगे। ये बात मैंने कई पॉडकास्ट में बाकायदा डेट के साथ बोला हुआ था, और हुआ क्या? अभी मार्च में ही नीतीश जी अचानक से अपनी गद्दी छोड़ देते हैं, इस्तीफा अचानक देते हैं। सबके लिए शॉकिंग रहता है, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले देखा हुआ है। आगामी भविष्य का भी बहुत सारी घटनाओं का जो मैंने डेट के साथ निकाला हुआ रहता है। अभी तक तो सब सही होता है, वही 1-आधा% जो हो भी रहा है वो भी तब हो रहा है जब मैं स्टूडियो में बैठ करके ऑन द स्पॉट कुछ प्रेडिक्शंस है, उसमें है कि उसमें डिस्क्रीट उतनी गणना नहीं है उसमें उतनी, और ना उसमें शंकर जी का जो मैंने बोला स्थान पे जहाँ मैं करता हूँ प्रेडिक्शंस, ना वहाँ पे मैंने बैठ के करा है। तो वहाँ पे किया हुआ वही जो डेट वाला है वो सारा सही है, कोई निकाल दे एक भी एरर उसमें। 2025 में 48 भविष्यवाणियाँ सारे सही।
ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स लगातार ये कह रहे हैं कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उनका बैग पैक करने का समय आ चुका है। आपकी गणना क्या कह रही है कि अभी वो कार्यकाल पूरा करेंगे, अभी प्रधानमंत्री रहेंगे, या फिर हमें नया चेहरा देखने को मिलेगा? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मेरी भविष्यवाणी यहाँ पे सत्य होती है और बाकियों की गलत होती है, तो क्या बाकियों को भी ट्रोल करेंगे आप? क्योंकि मेरा एक ही गलत हुआ था जिसको लेकर के आप लोगों ने सबने ट्रोल करा है। तो क्या आप उन लोगों को ट्रोल करेंगे? या 2025 में भी जो लोग कह रहे थे पीओके वापस आ जाएगा, 2025 वही साल है, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स को चिन्हित करके क्या आप ट्रोल करेंगे? अब मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, 2025 से कह रहा हूँ, कार्यकाल पूरा करेंगे। अच्छा, कंप्लीट करेंगे, बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट ये भी चांस है कि थोड़े समय के लिए फिर से प्रधानमंत्री बन भी जाएं। अच्छा। 29 वाले सत्र में, लेकिन अभी कार्यकाल पूरा करेंगे, बीच में हटने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपको कौन लगता है कौन बैठ सकता है? क्योंकि हमने बहुत सारे चेहरे हैं जिस पर हम बात करते हैं, नितिन गडकरी जी हैं, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ हैं। क्या लगता है आपके अनुसार कौन होगा? शुरू से योगी आदित्यनाथ के ऊपर दाव फेंकता हूं मैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो राजयोग है वो और ज्यादा प्रबल होता जा रहा है समय के साथ। ठीक है। चांसेस है कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के रूप में पुनः दिखाई देंगे। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि भारत को लेकर हम हमारे जितने भी बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं वो अक्सर हमें सड़कों पर नजर आते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? क्योंकि ये भारत जो है सर, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, लेकिन क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? मैं तो कहता हूँ अखंड भारत बनाना है। मैं अखंड भारत में विश्वास करता हूँ, और हिंदू राष्ट्र है पहले से हमारा भारत। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता कि मुस्लिम विहीन, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता क्रिश्चियन विहीन। अगर विहीनता है, किसी को आप हटाना चाहते हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू का प्रथम दायित्व ही है वसुधैव कुटुंबकम। कोई भी हमारे साथ है वो साथ चलेगा। मैं ज्योतिषाचार्य, मेरे दादाजी साधक माँ भगवती के, लेकिन उनके परम मित्र रहे हैं मौलवी जी। तो अभी जो पॉलिटिक्स है वो विहीनता की बात करता है, वो अलगाव की बात करता है, लेकिन वास्तविकता अगर देखिएगा तो प्रेम है। आप अभी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को गायब कर दीजिए और थोड़ा सा ये नेताओं को टाइट कर दीजिए, पॉलिटिक्स टाइट कर दीजिए, तब देखिए भारत और भारतीय और पाकिस्तानी आराम से रहेंगे। मैं रहा हूँ कई सारे कंट्रीज में। अभी मैं पिछले ही 2 महीने पहले हांगकांग में था, तो पाकिस्तानियों ने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करा है। जैसे अभी आप मेरे साथ कर रही हैं धार्मिक इंटरव्यू, धार्मिक इंटरव्यू पाकिस्तानी कर रहे हैं मेरे साथ रिकॉर्ड, और बकायदा हिंदुओं के प्रचार कर रहे हैं। अभी भी कोलैब आ रखा है हांगकांग से मुझे। अगर आप कहे तो मैं जनता को, अगर ये लगे कि पता नहीं पाकिस्तानी का कैसा है, तो मैं आपको वो कोलैब भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से होता है यहाँ। ये हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर रिकॉर्ड हुआ है, तो ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी भारतीय सब मिलकर रह सकते हैं, कई सारे कंट्रीज मिलकर रह सकते हैं। ये गंदी पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स का ही असर है कि जिस दिन भारत आज़ाद होता है, आज़ादी का हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं आधा भारत टूट गया है, लोगों को विभाजित कर दिया, परिवारों को अलग कर दिया गया, और देश आधा आधा टूट गया, जमीनें हमने खो दी। आपके घर में कभी कोई लड़ाई हो और लड़ाई में कोई भी समझौता हो, उसमें आपका आधा घर टूट करके किसी को चला जाए, क्या आप खुशी मनाएंगे कि आपको हाई लगेगा या मन में बिल्कुल बुरा लगेगा, सो नहीं पाएंगे, इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा हमारा चला गया है। पता नहीं क्या ये पॉलिटिक्स है कि खुशी मनवा दिया गया। और मुझे एक पैसे की खुशी नहीं है पाकिस्तान अलग हुआ है उससे। मैं मिलाना चाहता हूँ, मैं वही अखंड भारत का कल्पना कर रहा हूँ जिसमें सब साथ में रहते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें आई है ना कि डिक्टेटर, एस्ट्रोलॉजर और ये सारे जो वर्ड्स आ गए मेरे साथ जुड़ने लगे, वो इसीलिए जुड़ने लगे क्योंकि मैं पुराने तरीके से सोचता हूँ। मैं वही सोचता हूँ कि भारत में जैसे राजा राम राज किया करते थे, राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे, चंद्रगुप्त राज किया करते थे, क्योंकि भारत दक्षिण से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक विशाल भारत था, जहां तक देखिए भारत था। लेकिन जब से ये वाला नया कुछ आया है, शुरू हुआ है, या जिस तरह की पॉलिटिक्स खेलने लगे हैं लोग, वो पॉलिटिक्स के कारण भारत टूटता जा रहा है। इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, और मैं परिकल्पना करता हूँ राम राज्य के वापस आने की, और उसमें सब साथ में रहेंगे। तो जो भी मुसलमान देखते हैं इस वीडियो को, हिंदू देखते हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से ग्रीट भी कर सकते हैं, अपने धर्म की चीज़ें लिखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कमेंट में आप अपना लिखिए, आप अपने देवता का नाम लिखिए, मैं अपने का लिखूँ, कोई आपत्ति नहीं है। और इस कमेंट में आप अगर करते हैं तो आपको देखिएगा कोई गाली भी देने नहीं आएगा। भले आप किसी
ये मूल रूप से देखा जाए तो हिंदुओं के बीच का हो रहा है वार्तालाप, लेकिन मुस्लिम भी अगर इसको देखते हैं तो उनको भी बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। और इनफैक्ट आप खुद को अलग मत मानिए। सो जितने भी मुसलमान भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी यही कहूँगा कि मैं आचार्य केवल हिंदुओं का नहीं हूँ, मैं मुसलमानों का भी आचार्य हूँ, मैं क्रिश्चियनों का भी आचार्य हूँ। आप बिलीव करेंगे पाकिस्तानी कई सारे लोग जो बकायदा पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, और मेरे कुछ प्रीमियम कस्टमर्स भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं। अच्छा। अफगानिस्तानी हैं, ईरान से हैं, और ईरानी मुसलमान हैं, सऊदी से सऊदी के मुसलमान हैं, यूएस में रहने वाले ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, नॉन रेजिडेंट अफगानिस्तानी, तुर्क, ऐसे लोग भी मेरे क्लाइंट्स हैं। तो ये सब क्लाइंट्स क्यों है? क्योंकि मैं जिस प्रकार से धर्म को देखता हूँ, मैं देखता हूँ सबको लेके चलना है। मैं इंसानियत को देख रहा हूँ ज्यादा यहाँ पे, कि इंसानियत को लेकर के चलना है। यहाँ पर कट्टरपंथी फैलाना, किसी को हटाना, तो वही जो हिंदू राष्ट्र में देखता हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र है और सब साथ में चलते हैं, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी जो बात आप कर रहे हैं ना, तो इस वक्त जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग वो भी हैं जो जय श्री राम वाले हैं। वो जय श्री राम वाले बहुत नाराज जय श्री राम वाला मैं भी हूँ। हाँ। लेकिन जय श्री राम का मतलब ये नहीं है कि किसी और को आप भगा दोगे अपने पास से। कोई है तो उसको रहने दीजिए, जिसकी जो धारणा है उसको मानने दीजिए। पता है, ये बात धर्म की लड़ाई की नहीं है, ये बात है कि कम्युनिटी की। मैं बताऊं, स्वामी विवेकानंद का अगर आप वेदांत पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि समाज में अगर एब्सोल्यूट यूनिटी आ जाती है, एक ही पंथ के सारे लोग आ जाते हैं, तो समाज में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा, समाज टूट जाएगा। क्योंकि आज के डेट में आप ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम विहीन राष्ट्र बना देंगे। मुसलमान जिस दिन चले जाएंगे, हिंदू और सेक्शंस में डिवाइड होंगे और आपस में उसी प्रकार से लड़ेंगे जैसे पहले लड़ते थे। अच्छा, पहले के समय में हिंदू थे सब जगह, श्रीलंका, भारत, कंबोडिया, सब जगह थे। लेकिन उस समय जो लड़ाई होती थी वो होता था बौद्ध और हिंदू। पहले लड़ाई हुआ है इनफैक्ट शिव और वैष्णव। शिव वैष्णव वाला आज नहीं करवा रहे हैं, ये जो कृष्ण जी वाले उपासक सब हैं, वो लोग दूसरे देवता को मानने वाले के पीछे ऐसे उखड़ते हैं कि तुम्हारे देवता नीच हैं, तुम्हारे देवता जो हैं वो इनके फॉलोअर हैं, इनके भक्त हैं। ये सब जो करा जा रहा है वो क्या है? कम्युनिटी नई नई बनाई जा रही है। मुसलमान हटा दीजिएगा तो भारत में यही जो अलग अलग देवता को मानने वाले हैं वो भी लड़ेंगे। आज कोई पिज्जा पसंद करेगा, कोई कहेगा नहीं मैं घर का सादा खाना खाता हूँ, दोनों लड़ेंगे। क्योंकि कम्युनिटी हमेशा बनेगी, ये इंसान का, समाज का ये नियम है कि कम्युनिटी फॉर्म होती है, कम्युनिटी लड़ती है। तो इसके लड़ने का ये मतलब नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पागल होकर के अगली कम्युनिटी को खत्म कर दे। आप जितना खत्म करिएगा उतना बनेगा। अरे घर में मैं बता रहा हूँ कि लेडीज एक पक्ष में आ जाएंगे, शादी विवाह में भी नॉर्मल होता होगा कि लेडीज पार्टी अलग हो गई, जेंट्स पार्टी अलग हो गया, दोनों में वाद विवाद चल रहा है। अब कल को कोई एक पागल खड़ा होगा वहां, नेता कहेगा मारो। हाँ, मारो मारो बोलना बड़ा आसान है, और मारो में बहुत मारकाट आप लोग कर दीजिएगा, और होता भी रहा है इतिहास में यही मारो का मारकाट हुआ है। और आगे भी आप अगर आप लोग इसी मारो को लेके चलते हैं तो आप लोग आगे केवल मुस्लिम विहीन नहीं करेंगे, हिंदू विहीन भी करेंगे। हिंदू में कई सारे जातियों को मार देंगे। तो मारने से, हिंसा करने से, भगवान ने अगर किसी को बनाया है तो उसको खत्म करने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि ऐसा करके आप अपने आप को हिंदू साबित करेंगे, आप बहुत गलत हैं और आप इंसानियत के दुश्मन हैं। आपको इस धरती पे होने का कोई अधिकार ही नहीं था। आप पहले स्वयं को ही मार लीजिए सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके मुंह से ये बात सुनकर, क्योंकि वाकई में जितने भी पॉडकास्ट मैंने किए, जितने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मैं बैठी, तो मैंने कभी इतनी क्लियर बात मतलब किसी की जुबान से नहीं सुनी है। मैंने यही सुना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और ये जो मुस्लिम है ये हमारे साथ बैठाने लायक नहीं है, जो मुझे सुनकर भी बहुत अजीब लगता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट बहुत क्लियर माइंड है कि नहीं, हिंदू राष्ट्र है ये ऑलरेडी, लेकिन हमको सबको साथ मिलकर रहना है। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, एप्स्टीन फाइल को लेकर मेरा एक सवाल है। आपने प्रिडिक्ट किया था कि हमारे भारत के बड़े बड़े नेता जिनका हम सोच भी नहीं सकते हैं, उनका नाम भी इसमें आएगा। सिर्फ नेता नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों का भी नाम आ रहा है जो अच्छे दिग्गज प्रोफाइल्स पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर आपने प्रिडिक्शन की थी? हाँ, मैंने 2025 में अक्टूबर में जब वीडियो रिलीज किया था तो मैंने कहा था कि 2026 में बहुत सारे बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो जाएंगे और अचानक से उनका नाम जो है नकारात्मक कुरीतियों में आने लग जाएगा। एक्सपोज होने का बहुत बड़ा योग था। एक्सपोज क्यों होते हैं? क्योंकि बुध जब पीड़ित होता है और पीड़ित राशि वाले दशाएं चलने लगती हैं तो उसमें बहुत सारा बदनामी का योग आता है। 2026 में इनफैक्ट मैं तो यही कहता हूं कि बहुत सारे लोग एक्सपोज अभी और होने बाकी हैं। अच्छा। मैंने तो बोला भी एक ड्यूरेशन कि 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े नेता फिर एक्सपोज हो जाएंगे। नेताओं के ऊपर बड़ा खतरा भी है इस बार। एक तो पॉलिटिकल असैसिनेशन का योग आता है। 14 जून से 16 जुलाई 2026 में बड़े लेवल का पॉलिटिकल असैसिनेशन का योग आता है। नेताओं के ऊपर खतरा है। हमारे जगन्नाथपुरी में
जो धर्म ध्वजा है उसके ऊपर चील मंडरा रहे थे और धर्म ध्वजा भी जला है। तो ये सब बड़ा संकेत दे रहा है कि राज्य पक्ष पर बहुत बड़ा हानि है, नेताओं पर हानि का बहुत बड़ा योग है। तो इस तरह की चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं। हालांकि जहां बदनामी की बात की जाए तो लोगों को इस बार सतर्क रहना चाहिए। अपने दिल की बात मन कर रहा है लोगों से कि कहीं रख दें, कहीं कह दें, ध्यान दीजिएगा आपके बातों को रिकॉर्ड करके आपके खिलाफ एज एन एविडेंस यूज़ किया जाएगा। तो ज़्यादा भावुक होकर के कहीं नई बात छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग सोच रहे होंगे अपने बॉसों से ये वाली बात कहनी है, कहें कि ना कहें। बेटर होगा ना कहिए। किसी की चुगली करनी है, करें कि ना करें, ना करिए। आपको बहुत भारी नुकसान उसका झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ एविडेंस तैयार हो रहे हैं, वही समझ के रहिएगा। अगर इसके साथ ही आप पूछूं कि क्या बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं तो क्या आपको नजर आ रहा है कि कोई बड़ा हम अपना सेलिब्रिटी 2026 में खो सकते हैं? यही तो दिक्कत है। सवाल नेगेटिव आप पूछते हैं कि किसको खोने वाले हैं, कौन मरने वाला है। और जब मैं मरने वाले का जवाब देता हूँ तो फिर कहते हैं नेगेटिव बात आप करते हैं। हालांकि मैं बता देता हूँ, 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में बॉलीवुड से कोई बड़े सेलिब्रिटी को हम खोएंगे। अच्छा जी। जैसे हमने अमिताभ बच्चन को लेकर बहुत बार सुना कि 2026 में उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, या उनको लेकर हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शन सुनी कि अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब रहेगी या हम उन्हें खो सकते हैं 2026 में। तो ऐसा कुछ नजर आता है? देखिए, जिन एस्ट्रोलॉजरों ने किसी की मृत्यु का दिन निर्धारित कर दिया है, पहले तो उन्होंने ज्योतिष का इसी नियम का उल्लंघन किया कि आप किसी खास व्यक्ति को चिन्हित करके उसकी मृत्यु नहीं बता सकते। अगर आप बताते हैं तो आपने यहाँ पे नियम का उल्लंघन किया, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता से जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे आप कैलकुलेशन करके आप खुद में रखिए और अगले को उपाय बताइए कि इसके लिए किया क्या जाए। और उपाय भी होता है। अगर आपको पता है कि इस डेट को इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है तो उसका महामृत्युंजय करवाइए ना। शिवलोक वाली आयु उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको वो भी डर है कि मेरी भविष्यवाणी फिर गलत हो जाएगी, अगर वो बच गया तो भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। उसके लिए आप समाधान नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप बता दे रहे हैं कि इस डेट को होगा। मैं इसीलिए किसी खास व्यक्ति को चिन्हित करके भविष्यवाणी नहीं दूंगा, क्योंकि आज बोल देता हूं और आज ही वो व्यक्ति मर जाता है। अंदर से तो वो खत्म है, क्योंकि किसी की मृत्यु हर किसी को अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्यार होता है। एक छोटा सा कीड़ा भी, उसे अपना जीवन सबसे प्रिय है। तो फिर किसी की मृत्यु इतने तारीख को होगी, मैं क्यों बताऊं कि वो अभी से ही मर जाए। इससे बढ़िया जो प्रकृति का चक्र है उसे चलने दीजिए, जब होगा। क्योंकि कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वच पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। गरुड़ पुराण में ये श्लोक है कि 5 चीजें, आयु, कर्म, वित्त कितना पैसा कमाएगा वो, विद्या कितनी विद्या अर्जित करेगा वो, और वो मरेगा कब, निधन। ये सारी चीजें गर्भ में ही लिख दी जाती हैं। और जितने दिन बच्चा गर्भ में होता है, 9 महीना गर्भ में होता है, 9 महीने पहले ही जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, मृत्यु उसको सिग्नल देती है। बार बार एक्सीडेंट करवाना, 9 महीने के अंदर तुरंत, बार बार कोई बड़ी बड़ी बीमारी लगना तुरंत, तो वही संकेत होता है। उस संकेत को अगर आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा भी साधना आपने किया हुआ है, संकेत अगर आप पढ़ पाते हैं, फटाफट महामृत्युंजय करवाइए, टल भी जाए। इसीलिए मैं भविष्यवाणी की आड़ में किसी की पर्सनल मृत्यु को प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। अच्छा, किसी देश के ऊपर तंत्र किया जा सकता है आचार्य जी? हाँ, किया जा सकता है। किया जा सकता है, स्तंभन किया जा सकता है देश को ही, देश को। और फिर उसका काट हो सकता है। जैसे हमने सुना है कि हाँ। देश के ऊपर भी लोग जो है वो करा देते हैं, तंत्र हो जाता है, जिसके बाद देश तरक्की नहीं कर पाता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि देशों के ऊपर भी कर दिया जाए? देखिए, रामायण में भी है। तंत्र तो बहुत दूर की चीज आपने बोल दी। रामायण में भी ऐसे ऐसे तंत्रों का वर्णन है कि आप बारिश तक स्तंभित करवा देते हैं। अच्छा। कि उस एरिया में बारिश नहीं होगा। आप इतना बारिश करवा सकते हैं कि उस एरिया में बाढ़ आ जाएगा। अच्छा। आप हवा की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। धूप बहुत तेज है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे तो कुछ ऐसी ऐसी चौपाइयाँ याद हैं उसके लिए जो करी जाती हैं। लेकिन फिर जनता में उस चीज़ को प्रतिपादित करना भी उचित नहीं है, क्योंकि लोग इसका गलत प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं उदाहरण दे देता हूँ। क्या करते हैं, कैसे करते हैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन शमशान के कोयले से, पीपल के पत्ते से और कुआं के पास बैठ करके बारिश स्तंभन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और वर्षा करवाने के लिए, अधिक वर्षा हो उसके लिए यज्ञ होता है। लेकिन फिर ब्राह्मणों का भी उसी प्रकार से चयन होता है। ये दिल्ली मुंबई में बैठे हुए पंडितों का ये नहीं है कि वो कर पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ उस लेवल की शुद्धता नहीं होती। वो वही ब्राह्मण करेंगे जो अपने जड़ वाले स्थान पे बैठे हैं। जड़ मतलब कहाँ, जहाँ से बिलोंग किए हैं, उनकी पूर्वज, उनके 10-15 पीढ़ी जिस भूमि पर रही हो, उसी भूमि पर रहने वाला ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, जो कुछ खाता पीता ना उल्टा पुल्टा, वैसा ब्राह्मण ही करेगा। कुछ ऐसे ब्राह्मणों का समूह मैंने तैयार किया। अच्छा। वही गुरुकुल परिसर में, सुमिताचार्य गुरुकुल परिसर में, मदनपुर में।
मैंने किया। बिल्कुल शुद्धता से, अपने सारे नियम पालन करने वाले और तीनों काल की संध्या को करने वाले ऐसे ब्राह्मणों का ग्रुप तैयार किया। और वहां होता है महामृत्युंजय का अनुष्ठान। और मैंने ये देखा कि आईसीयू में वेंटिलेटर पे चढ़े हुए लोग, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वैसे वैसे लोगों का भी अनुष्ठान वहां से हो जा रहा है। लोग दुबई में एडमिट है और यहाँ अनुष्ठान चल रहा है। सभी बच गए। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा कि बचा ना हो। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे, उनके पोते, जिनको एकदम लाइलाज बीमारी, स्कूल जाना बंद हो गया बच्चे का, छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, वैसे बच्चे भी आज स्कूल जा रहे हैं, अच्छे से फल फूल रहे हैं। आज मैं अगर आपके पास बैठा हूं तो इसके पीछे का कारण यही है कि बहुत सारे लोगों के लिए मैंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं कि उनका सपोर्ट इतना प्राप्त हुआ मुझे, क्योंकि लोगों की जान बचती है उस वाले मंदिर में। भगवान भी संकेत दे देते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का जान बचेगा। शक्तियां हैं जो कार्य करती हैं। अच्छा, आचार्य जी कहते हैं कि जीना मरना तो हम लिखवा कर आते हैं, हमारी मृत्यु भी लिखी होती है और हमारा जन्म भी लिखा होता है, लेकिन क्या उसके बाद भी किसी को बचाया जा सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु मतलब कोई बिल्कुल बीमार हो, किसी को बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी हो, कैंसर जैसी बीमारी हो, महामृत्युंजय मंत्र कराते हैं तो हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ तो पहले से लिखा होता है, फिर हम कैसे बचा सकते हैं? देखिए, ऋषि मार्कंडे का भी जीवन में कहा हुआ था कि 12 वर्ष ही इसकी आयु रहने वाली है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ, शंकर जी साक्षात आकर के यमराज को लात से उन्होंने मार के भगा दिया और उन्होंने कहा कि जो इसकी आयु है, ये आयु पृथ्वी लोक के हिसाब से 12 वर्ष नहीं है, शिवलोक के हिसाब से है। और इसलिए वन ऑफ द चिरंजीवीज आज ऋषि मार्कंडे भी हैं। 12 वर्ष का बच्चा चिरंजीवी है। तो इतना शक्ति होता है कि महामृत्युंजय में इसका एक उल्लेख शिव तांडव से निकाल के मैं लाता हूँ, फलस्तुति। धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिवा। तो कहते हैं ध्वनि का क्रम भी, ध्वनि आगे की तरफ बढ़ता है, समय आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसको भी पीछे परिवर्तित करने का जो पावर है वो शिव जी के पास ही है। इसीलिए महामृत्युंजय आदि काम कर जाता है। लेकिन इसके साथ में अगर आप देखिएगा कि जो 1% ही ऐसा चांस है कि उस व्यक्ति के पिता ने अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा कुकर्म कर रखा हो, या उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा कुकर्म कर रखा हो, किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया हो, तभी उसकी मृत्यु शंकर जी नहीं हरते हैं। अच्छा। क्योंकि कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्म में, पिता का किया हुआ सारा कुछ सीधा बच्चे के ऊपर पहले पड़ता है, बाद में आपके ऊपर। यानी कोई बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, वो पिता है, तो उसका बच्चा पहले भोगेगा, बाद में पिता भोगेगा। तो अगर पिता ने कुछ ऐसा करा है तभी बच्चे को इतना ज्यादा कष्ट होगा कि शंकर जी भी सुन नहीं रहे। और या फिर उस बच्चे ने या उस व्यक्ति ने ऐसा करा है कि प्रारब्ध से कुछ ऐसा लिखवा के लाया है। लिखवा प्रारब्ध यानी पुराने जन्म का कुछ लिखा जोखा होगा, शंकर जी सुन लेते हैं, वहां की मृत्यु तो कट जाती है। लेकिन अगर पिता ने किसी का मान लीजिए मर्डर कर दिया हो, किसी का कोई बूढ़ा हो, उसको जहाँ पे खाना मिलना चाहिए था, जितना पानी मिलना चाहिए था, उसने उसकी सप्लाईज काट दी, जानते हुए भी उसने कुछ ऐसा बड़ा पाप कर दिया, किसी को मृत्यु पे ही उतार दिया, किसी को ऐसी बात बोल दी कि अगला उस बात से ही घबरा के मर गया कुछ समय में, तो ऐसी सी चीजें अगर किसी ने कर रखी है तो फिर उसके बच्चे को वहां भगवान शंकर भी नहीं सुनने आएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने ये कर्म करा था, उसको भी वो दुख प्राप्त होना चाहिए जो दुख उसने अगले को दिया था कर्म के सिद्धांत के अनुसार। तो वो एक बड़ा कारण होता है, वही 1-आधा%। लेकिन यूजुअली धर्म में जो लोग आ रहे हैं, भगवान की शरण में आ रहे हैं, तो बहुत हाई चांस होता है कि भगवान सुन लेते हैं। कई बार हमने देखा ऐसे पापियों का, पॉलिटिशियंस का जब होता है ना जाप, वहां पे रुद्राक्ष की माला ऐसे जैसे बिल्कुल एक पटाखा फटता है ना, पट जैसे, वैसे रुद्राक्ष बीच से बिल्कुल क्रैक होके टूट जाता है। पंडित जी जाप रहे हैं और जपते 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 रुद्राक्ष टूट जाता है। कई बार हमारे पास उसकी जब दक्षिणा आती है तो पूजा शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही हमें आभास होने लगता है कि कुछ ज्यादा ही नकारात्मक था। कई बार मेरी गाड़ी खुद ऐसे ठुकते ठुकते बची है। अच्छा। जब जाप शुरू होने वाला होता है। अब तो महामृत्युंजय अनुष्ठान लेने मैंने बहुत कम कर दिए। अच्छा। पहले तो बहुत ज्यादा होते थे, अभी थोड़ा कम किया, क्योंकि ये सारी घटनाएं, क्योंकि अगले का पूरा जो कर्म है उसको आपको बदलना है कि उसका जो मृत्यु मिलने वाला है वो जीवन में बदल जाए। लोग भले इसको आज के डेट में कॉमर्स से तौले, लेकिन ये कॉमर्स से बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें इसकी दक्षिणा समझिए, इसकी जितनी दे उतनी कम है, क्योंकि उससे जीवन प्राप्त हो रहा है। आप मरने वाले थे। अच्छा, नेताओं का हमने सुना है कि अगर नेताओं को चुनाव जीतना होता है तो नेता चुनाव जीतने के लिए भी तंत्र कराते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत इस वक्त चल रहा है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आप तंत्र कराइए, आप चुनाव जीत जाएंगे। पूजा, प्रार्थना, क्रियाएं, सब कुछ कार्य करता है,
अब निर्भर करता है, जिनकी श्रद्धा है वो कराते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है, बहुत लोग नहीं मानते हैं तो भी चुनाव क्या नहीं जीतते हैं, जीतते हैं। तो अगर किसी के कर्म में निहित नहीं था कि उनको चुनाव में जीत मिल जाए, फिर भी वो अपने कर्म में निहित कराना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर तंत्र करवाते हैं। तो ये चीज़ें कार्य तो करती हैं, लेकिन जो लोग तंत्र करवाते हैं एक बार उनका रिकॉर्ड देखिएगा, उनका पर्सनल लाइफ नाम का कुछ नहीं रहेगा। बाल बच्चे नहीं होंगे, चाहे वंश खत्म हो गया होगा या बच्चे विक्षिप्त हो गए होंगे मानसिक रूप से। तो एक बार कभी उनकी पर्सनल रिकॉर्ड देखिएगा। तो जो लोगों ने तंत्र करवाया है, तंत्र का इफेक्ट भी बड़ा नकारात्मक आता है, क्योंकि जीवन में कोई सुख को काट के ही, क्योंकि पाप और पुण्य तो बराबर चलता है, आपने जितना पुण्य किया है उसी का सुख मिलेगा। तो पुण्य कहीं से बहुत ज्यादा मात्रा में कटेगा, तभी आपको राजा बनाएगा। और जब आपको राजा की कुर्सी देगा तो जहां पुण्य का सुख आपको कहीं और मिलना था, बच्चे से मिलना था, कहीं से मिलना था, वो वाला सुख कट जाएगा। तो कहीं से काट के कहीं और मिलता है। ये तंत्र में, प्रार्थना में, करुणा में, भक्ति में सब मिल जाता है। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ भक्ति पे जाइए, तंत्र पे कम जाइए या ना जाइए। आचार्य जी, जैसे अविमुक्तेश्वरानंद जी का हमने इस वक्त देखा कि बड़ा उनका विवाद चला, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार जो है वो कोशिशें जारी हैं। क्या लगता है गिरफ्तार हो पाएंगे जल्दी? अविमुक्तेश्वरानंद जी भारत के लिए गुरु समान है, और गुरु के ऊपर इतना बड़ा लालछन लगा है वो बहुत निंदनीय है। और ये लालछन गलत है, मैं यही मानता हूँ। मेरा हृदय कहीं से इस बात की गवाही नहीं देता कि ऐसा कुछ भी इसमें कोई किसी भी प्रकार की तनिक भी सत्यता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत तरह के रिकॉर्ड तुरंत क्रिएट कर दिए जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन वर्तमान के हालात को देखते हुए और कैलकुलेशंस को देखते हुए जेल जाने का योग आ रहा है। जी हाँ, 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में जेल जाने का योग आता है, और उसको लेकर के बहुत बड़ा तांडव भी होगा। बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरेंगे, बहुत भारी विद्रोह होने वाला है। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कोई आध्यात्म आंदोलन भी हमें देखने को मिलेगा? 2-3 बार। 2-3 बार। 18 अप्रैल से 16 मई 2026 में होगा, जेल से संबंधित होगा, जेल में मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन से संबंधित होगा। और एक और समय है, वो है आपका 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में धार्मिक हिंसा का योग है, सत्ता पलट जैसा भी योग है। महाराष्ट्र में भी एक धार्मिक दंगा होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र में यही 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र के अंदर भारी दंगा होने का योग है। भारत की पॉपुलेशन आने वाले समय पर आपको लगता है कि बढ़ेगी? और बढ़ ही रहा है भारत का पॉपुलेशन बहुत तेजी से, और ये बढ़ता ही जाएगा। और इस बात को लेकर के कई सारे नियम आने चाहिए, क्योंकि इंसानों का रहना इस पृथ्वी पे बहुत कठिन होता जा रहा है। आचार्य जी, पश्चिम बंगाल को लेकर जैसे हम अब सुन रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन ममता पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को अपने कैप्चर में उन्होंने किया हुआ है। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, पश्चिम बंगाल में कौन आ रहा है? ममता बनर्जी। वही आ रही है? जी ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको प्रधानमंत्री, जैसे आपने नायक फिल्म देखी होगी, उसमें कहा था अनिल कपूर को कि तुम्हें एक दिन का सीएम बना दूंगा, तुम जो कर सकते हो करो, तो बड़े फैसले लिए थे उन्होंने, और उसके बाद मतलब बदल दिया था उन्होंने पूरी तरह से नक्शा। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या डिसीजन सबसे पहले लेंगे? मैं सबसे पहले पाकिस्तान को, पीओके को और बांग्लादेश को भारत में वापस जोड़ दूंगा। फिर देखेंगे कैसे जो अवस्था होती है उसको मैनेज करेंगे, लेकिन ये फालतू की पॉलिटिक्स हटाऊंगा। पहले अपना जितना जमीन खोया है भारत ने सबको वापस जोड़ूंगा, क्योंकि खोया हुआ जमीन मुझे बहुत भारी लग रहा है। देखिए, पहले के समय में जमीनें जब भारत से कटती थी तो संभाजी महाराज थे राजा, अपना खाल नोचवा लिया उन्होंने, आंखें नोचवा ली, लेकिन जमीन नहीं जाने दिया था। 200 रानियों ने एक साथ आग में कूद कूद करके जोहर किया, लेकिन जमीन बचाया। बहुत बड़ा भारत तब भी बचा हुआ था, जमीन किसी ने जाने नहीं दिया। अभी जमीन चला गया है, तो मैं उस तरीके का नेता बनूंगा जो अपना भारत में वापस जमीनों को लेकर के आएगा। मेरे लिए जमीन सबसे पहला मैटर करता है। बाकी और दूसरा काम गौ रक्षा। इंस्टेंटली मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी फर्क पड़ जाए इकोनॉमी में, सबसे पहले गौ रक्षा के लिए नियम लाऊंगा भारत में, और एक भी बूंद भारत की भूमि पर गौ का रक्त का नहीं गिरने दूंगा, क्योंकि बृहस्पति अगम ग्रंथ में इसको देव निर्मित देश कहते हैं। हिमालयम समराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचते। देवताओं का निर्मित देश में भारत में गौ का रक्त अगर गिर रहा है तो इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता। पूरे दुनिया का केंद्र भारत है, और यही केंद्र आज कमजोर पड़ रहा है क्योंकि ये गौ के रक्त से सन गया है। इसको पहले साफ करूंगा। और एक और काम मुझे करना है अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ,
व्यवस्था जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस प्रकार की है उसको मैं बदलूंगा, क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति खड़ा होकर के राजा बन जाता है। लेकिन राजा बनने के लिए जो स्पेशल जो रिक्वायरमेंट होती है, उस बच्चे का बचपन से क्या क्या व्यक्तित्व रहा है, वो निर्धारित करेगा कि अगला व्यक्ति राजा बनेगा कि नहीं बनेगा। केवल एक समूह का हिस्सा होने मात्र से, एक बड़े समूह का हिस्सा होने मात्र से आप राजा बनने के लायक नहीं बन जाते। क्योंकि मैं ये मानता हूँ राजा का बेटा राजा होना चाहिए, उसके अंदर वो ब्लड में होना चाहिए राज तत्व। जैसे ज्योतिष करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। अभी बहुत सारे लोग ज्योतिष सीखते हैं फिर भी नहीं बन पाते, क्योंकि मेरे ब्लड में वो चीज़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चली आ रही है। इसी प्रकार से राजतंत्र, राजपाट चलाने के लिए भी ये चीज़ें ब्लड में रही हैं। आखिर इतने बुद्धिजीवी रहे हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, वो लोग भी राजतंत्र चलाते आए हैं। अभी के समय में राजतंत्र क्यों खत्म हो गया? तो कुछ पारिवारिक बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ बचपन से एटीट्यूड होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, एक अलग ही एटीट्यूड था बचपन से, छोटे से ही एक समूह बना करके और राज करना उसके अंदर का खेल का हिस्सा रहा है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके राजा बनने के लिए अधिकृत कराया जाएगा, उनके लिए चुनाव होगा। तो उन चीज़ों को मैं बदलना चाहूँगा अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो। और साथ में शिक्षा के लिए, क्योंकि भारत के अंदर हमेशा ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि वेस्ट से सारा शिक्षा आ रहा है। वेस्ट जब आया भारत में, पश्चिमी देश आए हैं और भारत की शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया करके गए हैं। लेकिन जब भी मैं धर्मशास्त्र खोलता हूँ, आप धार्मिक चैनल चलाती हैं, कभी भी नारद पुराण खोलिए, पाई तक लिखा हुआ है। जो 22/7 पाई होता है वो बार बार धर्मशास्त्र में मंत्रों में यूज होता है। अलजेब्रा बार बार यूज होता है। ग्रहों का जब मैं कुंडली खोलता हूँ तो कुंडली के अंदर ग्रह उसी तरीके से बैठे होते हैं जैसे सौर मंडल में बैठे हुए थे। सूर्य के बगल में ही बुध है, बुध के बगल में ही शुक्र बैठा हुआ होता है। सौर मंडल में कौन सा अलग बैठे हुए हैं? सूर्य के बगल में बुध, बुध के बगल में शुक्र बैठे रहते हैं। तो आखिर कोई तो इसमें सिमिलैरिटी है कि जैसा सौर मंडल में ग्रह वैसे हमारे कुंडली में ग्रह। जबकि उस समय लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग देख नहीं सकते, तो इतना डिस्क्रीट कैलकुलेशन कैसे आया? लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो तक कैसे बिहेव करते हैं वो तक हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। पूजा का पहला पद्धति में हम लोग हर बार ये बताते हैं बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग होने के बाद अभी इतना साल व्यतीत हुआ है, और इस तारे से इतनी दूरी पे, इस नक्षत्र से इतनी दूरी पे हम बैठे हुए हैं और बैठ करके ये संकल्प ले रहे हैं। तो इतना ज्यादा गणना, जिसका प्रथम कहते हैं पूजा का, जिसका प्रथम पद्धति ही इतना साइंटिफिक हो, उसकी पूजा पद्धतियां कितनी साइंटिफिक होंगी, इन बातों को दुनिया को बताना चाहता हूँ। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में मैं चेंज लाना चाहता हूँ। एनसीईआरटी की पुस्तकों में मैं पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पढ़ाते हैं कि हिंदू जो वर्ड है, हिंदुस्तान, अपने हिंदुस्तान हमारा में जो हिंदू शब्द है, या हिंदू धर्म का जो हिंदू शब्द है, ये पढ़ाते हैं कि ये तो विदेशियों ने हमें दिया है, कि हिंदू हिंदू बोल नहीं पाते, सिंधु नदी का नाम नहीं ले पाते थे तो हिंदू बोलते थे, इसीलिए हमने हिंदू ले लिया। अरे इंडियन गाली दिया आपको तो आप लोगों ने इंडिया नाम रख दिया। अब आप लोगों को सिंधु बोल नहीं पा रहे हैं, हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को हिंदू बोलने लग गए। मैं इस चीज को बदलूंगा एनसीईआरटी से। मैं श्लोक अभी जो मैंने बोला था, बृहस्पति अगम ग्रंथ से श्लोक है, हिमालयम समराभ्यम यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्छते। हिंदुस्तान शब्द प्रॉपर हमारे धर्म शास्त्र में है, और आप कहते हैं कि हिंदू शब्द भी विदेशियों ने क्वाइन करके दिया। हिंदुस्तान में आपका शब्द ही गलत है। आप ये बताते हो कालका पुराण में हिंदू शब्द का उल्लेख आता है, हिंदवा शब्द का उल्लेख आता है, बृहस्पति अगम ग्रंथ में आता है, महाभारत के अश्वभेदिक पर्व में हिंदू का कई बार उल्लेख है, ऋग्वेद में हिंदू, सिंधु, हिंदू तीनों को पर्यायवाची बताते हैं, तीनों का मतलब होता है गौभक्त। फिर आप किस आधार पे पढ़ा रहे हैं किताबों में कि हिंदू जो शब्द है वो विदेशी शब्द है? आप किस आधार पे ये पढ़ाते हैं कि पाई वाज डिस्कवर्ड इन ग्रीस? आप ये पढ़ाइए ना, पाई इज डिस्कवर्ड इन एंशिएंट इंडिया, और नारद पुराण में बार बार 22/7 है। फिर इस बात को मैं पूरा तरह से खंडित करता हूँ। इसीलिए पूरी नई करिकुलम मैं डेवलप करूंगा। मैंने इनफैक्ट कुछ करिकुलम किसी से डेवलप करे भी है। मैं ऐसे ही थोड़ी बना रहा हूँ सुमिताचार्य गुरुकुल का मैं पूरा नेटवर्क बना रहा हूँ वर्ल्ड वाइड। ऐसे थोड़ी मैं इसे 28 देशों में घुमा, केवल घूमने के लिए नहीं जाता हूँ। मैं वहां पे उसी नेटवर्क को स्थापित करने जा रहा हूँ जो मैं अखंड भारत का सपना देखता हूँ, जो मैं विस्तृत भारत का सपना देखता हूँ। वो एजुकेशन की नींव में डालने जाता हूँ, और वो एजुकेशन की नींव तभी डलेगी जब मेरा अपना करिकुलम है। और जो मैं बता रहा हूँ वो एक सामने उदाहरण है आपके कि देखिए कितना डेप्थ है। मैं तो ये तक कहता हूँ कि अगर कोई साइंटिफिक स्कॉलर हो, कोई फिजिक्स का बढ़िया विद्यार्थी हो, कमेंट सेक्शन में साइंस से कोई सवाल ऐसा लिख के देना
जो सवाल तुम्हें लगता है कि धर्मशास्त्र में उसका आंसर नहीं होगा, वो धर्मशास्त्र में पहले से लिखा नहीं होगा, मैं खुला छूट दे रहा हूं। तुम क्वांटम मैकेनिक्स पे आ जाओ, तुम स्ट्रिंग थ्योरी में आ जाओ, तुम मास्टर्स के न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन करो, तुम क्वार्क, बोसॉन, लेप्टॉन ये चीजों का क्वेश्चन करो, तुम मेरे से मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन कर लो, तुम मेरे से यूनिवर्स के फॉर्मेशन, यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के बारे में क्वेश्चन कर लो, सबका जवाब मैं तुम्हें शास्त्र से दूंगा और बकायदा श्लोक बताऊंगा कि इस शास्त्र के, इस पुराण के इस श्लोक नंबर में ये वाला लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो। इतना डेप्थ मैं ओपन बता रहा हूँ इस बात को। जैसे मैं न्यूज़पेपर में ठोक करके चैलेंज देता हूँ कि इस डेट को ये वाली घटना घटेगी, ये भी चैलेंज दे रहा हूँ कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर समझते हो, अरे हिंदू बनने लायक कोई नहीं है अभी, क्योंकि जितना बुद्धि का आवश्यकता चाहिए एक हिंदू को, उतना बुद्धि है ही नहीं लोगों में। जो जीवन में इधर उधर से फेल हो जाते हैं वही बन जाते हैं ज्योतिषाचार्य, वही बन जाते हैं धर्मशास्त्री। लेकिन बनना किसको चाहिए? जिसने स्टडी करी है। बिल्कुल, मैंने करी है, मैंने किताबें लिखी है, मैंने रिसर्च किया है, मैंने रिसर्च पेपर्स लिखा है, और 7वीं में था तब मैं मास्टर्स के रिसर्च लिखता था। तो इतनी चीजें केवल हिंदू होने के कारण मैंने करी है। और वही कह रहा हूं कि अगर आपके पास में वो प्रमाण है, अगर आप सोचते हो कि आप हिंदू धर्म को कमजोर समझते हो या सोचते हो असाइंटिफिक है ये वाली पूजा पद्धति, तो मेरे से पूछना कि ये वाली पूजा पद्धति मुझे असाइंटिफिक लगती है, मैं उसमें साइंस दिखाता हूँ तुम्हें, या फिर अपने पास कोई साइंस है मैं निकाल के दिखाता हूँ कि धर्मशास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है। मैं ओपन कहता हूँ कि सब विदेशी लोग हमारे साइंस को कॉपी करके और पेस्ट करते हैं अपने लैंग्वेज में। आपके पास है कोई सवाल तो आप पूछिए ना, आपको भी लगता होगा कि ये वाली पूजा पद्धति ढोंग है, ढकोसला है, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे साइंस क्या है। मैं कई सारे उपाय बताता हूँ, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, बहुत सारी चीजें रील्स बनाता हूँ मैं, ये उपाय करिए करोड़पति बन जाएंगे। वो सब चीजों में भी कोई आपको असाइंटिफिक लगता हो तो पूछिए मेरे से, मैं आपको बताऊँ उसके पीछे क्या साइंस, पूरा डेप्थ साइंस है। और मैं आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप जाएंगे उसमें, उस सब्जेक्ट से मैं उसका उत्तर दूंगा। अच्छा है आपके पास कुछ पूछिए, जो पूजा पद्धति में लगता होगा, कुछ असाइंटिफिक लगता होगा, कुछ इलॉजिकल लगता होगा, पूछ सकती है। नहीं ठीक है, अगर आप कह ही रहे हैं तो मैं एक चीज़ अब पूछ ही लेती हूँ। जैसे हाँ। कई बार मैंने ये सुना है कि लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हें जो है ना इतने मंत्रों का तुम्हें जाप करा लेना तुम, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे जाप के लिए पंडित बैठेंगे, 4 पंडित बैठेंगे, वो तुम्हारे नाम का जाप करेंगे। मेरे मन में बस यही सवाल आता है कि जब 4 पंडित मेरे नाम का जाप करेंगे तो उसका फल मुझे कैसे मिल सकता है? मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि ब्राह्मणों को पात्रता प्राप्त है, शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण पात्र होते हैं। जिस क्षण आपने अपना दक्षिणा ब्राह्मण को दिया उस जाप को करने के लिए, तो वो ग्रह आपके ऊपर नहीं है, ब्राह्मण के ऊपर है। मैंने बताया ना कि महामृत्युंजय करने जाता हूँ, दक्षिणा आया रहता है तो बार बार गाड़ी ठुकते ठुकते बच जाता है मेरा। तो वो जो चीज़ है वही पात्रता का प्रमाण होता है कि पात्र हूँ और दक्षिणा आई है या काम के लिए वो आया है, रकम आया है, तो अगले ऊपर से ग्रह हट गया है, हमारा टेंशन हटाना। पहला चीज ये है पात्रता। अच्छा। यही पात्रता का ये कारण है कि कोई और आपके जगह पे जाप कर देता है। अच्छा। ये हो गया धार्मिक उत्तर। लेकिन अगर साइंटिफिक समझना चाहें तो मैं भी बता देता हूँ कि मंत्रों का जो वाइब्रेशन होता है, वो मंत्रों का वाइब्रेशन सीधा आप किसी व्यक्ति का गोत्र और किसी व्यक्ति को बकायदा चिन्हित करके उस वाइब्रेशन से उसको कनेक्ट करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स आजकल काम करते हैं। आपको पता होगा कि चाइना में और स्विट्जरलैंड में क्वांटम कंप्यूटिंग, दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है, बनाया भी गया है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो तारों से कम्युनिकेशन नहीं होता है कि दो तार आपस में जुड़े हैं जैसे बाकी सब में होता है और बिजली के संकेत जा रहे हैं। उसमें पार्टिकल्स की स्टेट देखी जाती है। एक पार्टिकल कहीं रखा हुआ है ऐसे, मान लीजिए एक पार्टिकल, इसी का एक कॉपी ब्रह्मांड के किसी और कोने में रखा है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो उधर वाला भी अपने आप घूम जाएगा। और साइंस भी अभी नहीं जानता कि ये वाला पार्टिकल्स काम कैसे करता है। उसी प्रकार से सभी ग्रह, नक्षत्र और सभी मनुष्य, सभी मंत्र सब एक ही चीज में संकुचित है, अहम ब्रह्मास्मि जैसा। और जब भी कोई आपके जगह पर वही प्रार्थना को करता है तो आपको सीधा उसका फल मिलता है। तभी बता रहा हूँ कि आईसीयू में दुबई में व्यक्ति अगर एडमिट है, हमारे यहाँ पे उनके लिए अनुष्ठान चलता है और उनको असर होने लग जाता है, और असर होता है तभी वो कारण है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आचार्य जी, अब छोटा सा एक रैपिड फायर में चाहती हूँ, क्योंकि जितने सवाल मेरे मन में थे वो सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिए हैं। एक छोटा सा मेरा रैपिड फायर है, जिस तरह से हम हालात भी इस वक्त देख रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, तो मेरा यहीं से शुरू हो रहा है कि क्या इजराइल अकेले इतने बड़े युद्ध को संभाल पाएगा? अकेले कहाँ संभाल रहा है, 44 देश तो लड़ ही रहे हैं साथ में मिलकर के। अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, 2032 तक ये चलेगा और बड़ी लड़ाई का रूप लेने वाला है। कई सारे कंट्रीज आपस में आके लड़ेंगे, बहुत ही विध्वंसकारी ये समय है। क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरह से कूदेगा?
पूरी तरह से कूदना पड़ेगा, नहीं कूदेगा लोग उसको कूदवा देंगे। अमेरिका के जगह जगह के हर हिस्से में बहुत ही नकारात्मक और विध्वंसकारी घटनाएं घटने लगेंगी, तब तो कूदना ही पड़ेगा अमेरिका को। नहीं कूदेगा तो ट्रंप की और वहाँ के राष्ट्रपति की जवाबदेही रहेगी, अगर ट्रंप रहे तो। 2026 में हम पीओके को वापस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। पीओके जब तक अखंड भारत निर्माण नहीं होगा तब तक कुछ वापस नहीं आने वाला है। इस वाले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मैंने बोला कि कुछ वापस नहीं आएगा। आज तक इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में केवल जमीनें टूटी हैं भारत से। अब रिकॉर्ड देख लीजिएगा, कभी कोई जमीन का टुकड़ा अगर जुड़ गया हो तो। क्या ये युद्ध मिडिल ईस्ट में नई सुपर पावर को पैदा करेगा? हाँ, दो बार करेगा। इस बार मैं आपको एक बताता हूँ, मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन के दो योग हैं। मैं आपको डेट बता देता हूँ बकायदा। एक डेट है आपका 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में मिडिल ईस्ट में देखिएगा सत्ता परिवर्तन होगा। और एक बार और होगा सत्ता परिवर्तन, वो डेट है 16 जून से 14 जुलाई 2026 में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा। तो कई बार होगा। अभी देखिए पहले वाला ही, अभी खामेने वाला सत्ता परिवर्तन हुआ था, खामेने वाला भी प्रेडिक्टेड था और वो भी देखिए कैसे सही हुआ। अभी तुरंत 1.5 महीने के अंदर एक और सत्ता परिवर्तन होगा, फिर 2 महीने बाद फिर होगा सत्ता परिवर्तन। तो बड़े बड़े लीडर्स, अभी नए नए चेहरे बिल्कुल आने बाकी हैं। मैं तो लेकिन ये भी कह रहा हूँ, खामेने, अब अयतुल्ला खामेने अभी जिंदा है। और मैं ये भी आपसे पूछने वाली थी कि मैंने ये अब सुना है कि आपने कई पॉडकास्ट में बोला है कि खामेनेई अभी मतलब जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन लोग इसका शोक मना रहे हैं। लोग शोक मना रहे हैं, शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आक्रोश मन में है कि आपके ऊपर हमला हुआ है, तो उसके लिए जो एक्शन ले रहे हैं वो बढ़िया है। एक्शन तो होना ही चाहिए था, क्योंकि भाई जो कंट्री अपने आप को बहुत पावरफुल मानता है उसको धूल चाटना जरूरी है। क्योंकि अपने आप को समझता क्या है कि भारत को अनुमति देगा कि आपको किससे तेल खरीदना है। भारत जैसे विश्व गुरु को, धर्म गुरु को आप अनुमति देने वाले होते कौन हो कि आपको इससे डील करना है कि नहीं करना है, इससे करना है कि नहीं करना है, न्यूक्लियर पावर रखना है कि नहीं रखना है। उस समय कितना दिक्कत दिया था अमेरिका ने जब बम बना रहे थे। और अभी कहते हैं भारत अमेरिका की दोस्ती है तो बहुत अच्छी बात है। उसको नीचता से एक बार देखना शुरू करो। अमेरिका कोई बहुत बड़ा भगवान नहीं है कि आप लोग इतना ऊपर सर पे चढ़ा रखे हो। चाइना से तो बहुत पीछे है। चाइना में गूगल नहीं है, चाइना में ये सोशल मीडिया नहीं है जो अमेरिका से कंट्रोल होते हैं। वही कारण है कि चाइना की चीजें सामने नहीं आती। लेकिन मैं चाइना बार बार जाता हूँ और चाइना में मैं यही देखता हूँ कि वहां पर जो सिस्टम चलता है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है इधर की कंट्री से। मकाओ, अब देखो मकाओ है हांगकांग के पास में, तो मकाओ में चाइना के एक प्रोविंस है। तो उस कंट्री को आप देखोगे तो उस कंट्री में बसें चलती है मॉल के एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए। इतना बड़ा पूरा का पूरा शहर एक सिंगल मॉल है। तो इतनी डेवलपमेंट कहाँ है अमेरिका में या किसी और कंट्री में? कहीं नहीं है। तो आने वाले समय में क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बन पाएगा? ईरान बनेगा न्यूक्लियर पावर, उसको कौन रोकेगा? इनफैक्ट कई सारी चीजें वहां पे अलाइनमेंट में आप भी कही हैं। गोल्ड और सिल्वर के रेट आने वाले समय में 2026 में आपको और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? स्पाइक करेगा बहुत ज्यादा, 2.5 लाख पार कर जाएगा सोना का रेट। मैं ये बता रहा हूँ कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में जितना हो सके गोल्ड खरीद लीजिए। उसके आगे बहुत ही ज्यादा भारी रेट होगा कि आप इसको खरीदने लायक नहीं बचेंगे। शेयर मार्केट या क्रिप्टो, किसमें यूथ को ट्राई करना? किसी में नहीं। शेयर मार्केट और क्रिप्टो दोनों का मैं बहिष्कार करता हूँ। दोनों से भाग जाइए। आपका पैसा इतना गंदा फंसेगा कि आप रोड पे आ जाएंगे। 2026 में लोगों को लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लव मैरिज एक बढ़िया विषय है। हाँ। करिए, लव मैरिज करना चाहिए जी। तो 2026 में कर सकते हैं लव मैरिज लोग? लव मैरिज करने के लिए कौन रोक सकता है? मैं मना कर दूंगा, मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। इससे बढ़िया मैं अभी से अनुमति दे दे रहा हूँ, जाओ मैं साथ हूँ। अगर मनवाना पड़े अपने पेरेंट्स को तो मेरे से पूछ लेना क्या बोल करके मानेंगे। इंटरकास्ट भी करना हो तो भाई बता दूंगा पॉइंट्स धर्म से निकाल करके। वैसे तो आपको लाइफ प्रेडिक्शन में मुझे लगता है कि अब आपने थोड़े से अपने कदम पीछे कर लिए होंगे, या अभी है लाइफ प्रेडिक्शन का? कदम क्यों पीछे करूंगा? मेरा स्पीड वही है। मेरा कोई कदम पीछे नहीं हुआ। अभी आपके पॉडकास्ट में सारे करे ना प्रेडिक्शन। तो अभी कोई ऐसा प्रेडिक्शन जो हाल फिलहाल के लिए आप दें मेरे स्टूडियो से? एक तो पहला वही है कि बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है और उस क्राइसिस के लिए तैयार हो जाओ। बंकर जैसा एकदम अपना इन्वायरमेंट, अपना रिसोर्सेज तैयार कर लो। खाने पीने का सामान, सोलर, चार्जर्स, बैटरीज, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लो, क्योंकि बड़ा क्राइसिस होगा। उसमें बिजली की भी क्षति होगी, उसमें खाने पीने की क्षति होगी, खाने पीने के लाले पड़ने जैसा ही होगा। सोना और चांदी पाइल अप करके रखो अगर देश से या कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि केवल भारत देश के लोग देख रहे हैं, सभी देश के लोग देख रहे हैं। और ये पूरे वैश्विक स्तर पे बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी क्राइसिस है, हर जगह है लगभग ये। और अपने रिसोर्सेज जमा करके रख लो। कभी भी उस देश से भागना भी पड़े तो आपका सोना और चांदी बहुत साथ देने वाला है, क्योंकि करेंसी कमज़ोर पड़ती है, करेंसी कभी भी कोलैप्स कर जाती है।
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके साथ पॉडकास्ट करके, क्योंकि आपके पॉडकास्ट से पहले मैंने जितना कुछ आपके बारे में पढ़ा देखा, तो उसके बाद मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा मेरा पॉडकास्ट जाएगा, क्योंकि जितनी प्रिडिक्शंस मैंने आपकी सुनी कई सटीक होती हुई देखी, और मैंने बहुत देखा आपको ट्रोल किया गया है, और खासतौर से क्रिकेट वाला जो मामला था इस पर तो आपको बहुत ही ट्रोल किया गया। तो मुझे लगता है कि नहीं, ट्रोल तो नहीं, मतलब अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है। जो प्रिडिक्शंस मैंने इस स्टूडियो में आपसे लिए हैं, मैं चाहूंगी कि फिर आपके साथ बैठूं, पॉडकास्ट करूं। जरूर। बहुत अच्छा लगा सुमिता आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, सो मच। नमस्कार, थैंक थैंक यू। यू।